एपिसोड 421 टू 430। मालिक, इसका क्या मतलब है? एक शाखा परिवार से दामोदर के भाइयों और बहनों का रंग नाटकीय रूप से बदल गया। वास्तव में हाल के वर्षों में स्वास्थ्य कारणों से दामोदर पहले ही पारिवारिक संपत्ति का प्रबंधन करने से फेड आउट हो गए थे और धोखा देकर और कजोलिंग द्वारा दो साइडलाइन परिवारों ने दामोदर से कई संसाधन प्राप्त किए थे। कई वर्षों के प्रबंधन के बाद उन्होंने लगभग पूरी तरह से पूरे महालास्ट परिवार के उद्योग को बदल दिया था, जिसमें कई की पोजीशंस अब उनके लोगों द्वारा ऑक्यूपाइड थे। तार्किक रूप से बोलते हुए सब कुछ सीमलेस होना चाहिए था, लेकिन अर्जुन चौहान ने अभी जो सूचियां और विवरण साइटेड किए थे वे उनके कार्यों से पूरी तरह से मेल खाते थे, यहाँ तक कि वे खुद से अधिक स्पष्ट रूप से याद रखते थे कि उन्होंने कितने फंड्स के साथ छेड़छाड़ की थी। परिवार में अभी भी चौहान परिवार के जासूस हैं, यह उनका पहला विचार था। हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि अर्जुन चौहान इस मौके पर उनके कार्यों को उजागर करेगा। उन्होंने अभी तक उन संपत्तियों पर अपने हाथ नहीं रखे थे। क्या वे वास्तव में इस तरह के एक क्रिटिकल जंक्चर पर अपने मास्क को फाड़ने जा रहे थे? मेरा क्या मतलब है? अर्जुन चौहान ने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, क्या तुम सोचते हो कि तुमने जो कुछ भी किया वह सीमलेस था? अगर मैं दामोदर होता तो मैं सचमुच अपनी शवपेटिका से राइज कर सकता था और तुम्हें 3 दिन और रातों के लिए अलुबा कर सकता था। हालांकि उन्हें नहीं पता था कि अलुबा का क्या मतलब था। वे कल्पना कर सकते थे कि यह निश्चित रूप से कुछ भी अच्छा नहीं था। मालिक, मुझे लगता है कि कुछ गलतफहमी होनी चाहिए। हम हमेशा महालास्ट परिवार के प्रति समर्पित रहे हैं और हमारे परिवार की संपत्ति की विकास दर साल बढ़ रही है। ये हमारी कड़ी मेहनत का परिणाम है, आप हमें इस तरह से बदनाम नहीं कर सकते। दामोदर के भतीजों में से एक ने कहा, कड़ी मेहनत? अर्जुन चौहान फिर से हंसा। महालास्ट परिवार की संपत्ति ब्रह्मदेश के कर राजस्व का 1/10वां हिस्सा है। कई एकाधिकार उद्यम हैं जो प्रॉफिट सुनिश्चित करते हैं जब तक ये देश खड़ा है। क्या तुम वास्तव में इन्हें अपने योगदानों को एट्रीब्यूट कर रहे हो? अर्जुन चौहान ने जारी रखा, क्या तुम मानते हो कि अगर मैंने इन उद्योगों का प्रबंधन करने के लिए एक सुअ को भी काम पर रखा होता तो उसकी वार्षिक वृद्धि तुमसे अधिक होती? कम से कम सुअ गबन नहीं करता। मालिक, हम, या शायद तुम समझा सकते हो, तुम्हारे 2 परिवारों के तहत अरबों की व्यक्तिगत संपत्ति कैसे आए? बेशक वे समझा नहीं सकते थे क्योंकि उनकी दौलत महालास्ट परिवार की संपत्ति पर लीचिंग करके जमा हुई थी। बस करो, इतना क्यों समझाना? दामोदर के बड़े भतीजे अससिन खड़े हो गए, उनके एक्सप्रेशन डिस्डेन से भरे हुए थे। अर्जुन, हम महालास्ट 1000 साल से अधिक समय से तुम्हारे गुलाम रहे हैं। सबसे बड़े ऋण भी अब तक चुका दिए जाने चाहिए, है ना? ये सिर्फ कुछ पैसा है और यह सब हमारे महालास्ट पूर्वजों द्वारा पीढ़ियों से अमेस्ट किया गया था। इसका तुमसे क्या लेना देना है? तुम्हें हम पर उंगली उठाने और आरोप लगाने का क्या अधिकार है? ये सही है, हम तुम्हारे अंडरलिंग्स होने से थक गए हैं। दामोदर की बड़ी भतीजी के बेटे कोडिया भी खड़े हो गए। हम तुम्हें, मालिक, महालास्ट परिवार की पैतृक शिक्षाओं के सम्मान से बुलाते हैं। यह मत सोचो कि हम तुम्हारा इतना सम्मान करते हैं। तुम बस एक अमीर दूसरी पीढ़ी हो जो अपने पूर्वजों की महिमा पर जी रहे हो। तुम्हारे चौहान परिवार के पूर्वजों के बिना तुम कुछ भी नहीं होते। अससिन, कोडिया, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम मालिक से इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे करते हो? मोसंगी ने पहली बार महालास्ट परिवार की कुलमाता के रूप में अपना अधिकार दिखाया। अससिन, कोडिया, तुम बहुत आगे बढ़ गए हो, तुरंत मालिक से माफी मांगो। मोसंगी के 2 भतीजों ने तुरंत कहा, पारिवारिक नियमों के अनुसार मालिक का अपमान करने पर 50 कोड़े और पारिवारिक वृक्ष से निष्कासन होता है। हा, अससिन और कोडिया और भी वाइल्डली हंसे। अगर तुम पोते बनना चाहते हो तो खुद करो, हम कभी भी एक भारतीय व्यक्ति के सामने नहीं झुकेंगे। अब से महालास्ट परिवार का भारत के चौहान परिवार से कोई लेना देना नहीं है। हम एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे। ओह, एक दूसरे के मामलों में इंटरफेयर नहीं करेंगे? अर्जुन चौहान ने दुनिया में सबसे मज़ेदार मजाक सुना था। क्या तुम दोनों पागल हो? सिर्फ इसलिए कि तुम कहते हो कि कोई संबंध नहीं है तो नहीं है। वास्तव में मैं यहाँ इन संपत्तियों को वापस लेने नहीं आया, अर्जुन चौहान ने इंडिफरेंस से कहा। 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति, क्या तुम सोचते हो कि यह मेरे लिए बहुत है? मुझे वास्तव में परवाह नहीं है कि इन संपत्तियों का प्रबंधन कौन करता है। ऑनेस्टली, महालास्ट परिवार ने इतने सालों तक हमारे चौहान परिवार के लिए काम किया है, उन्हें पैसे देना बहुत ज़्यादा नहीं होगा। दामोदर के चचेरे भाई और बहन एक साथ स्टंट हो गए। वह वास्तव में 2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की संपत्ति की परवाह नहीं करता था। वह 1000 साल से अधिक समय से उनके पूरे परिवार की दौलत का अक्यूमुलेशन था। अगर तुमने मुझसे नाइसली बात की होती, चाहे तुम महालास्ट परिवार की संपत्ति का प्रबंधन जारी रखना चाहते थे या अपने खुद के विकास के लिए कुछ फंड्स की जरूरत थी, तो मैं तुम्हें सैटिस्फाइड कर सकता था। भले ही हर हाउसहोल्ड 1 अरब अमेरिकी डॉलर चाहता, तो मेरे लिए वह क्या है? मेरे पास बाकी सब की कमी हो सकती है, लेकिन पैसा कुछ ऐसा है जो मेरे पास बहुत है।
अर्जुन चौहान ने अपनी आवाज़ उठाई, लेकिन अगर तुम इस तरह से इन संपत्तियों को अपनाना चुनते हो तो मुझे क्लियर होने दो। मैंने पिछले साल एक घड़ी खरीदी थी। मैं अर्जुन चौहान दूसरों को चीज़ें दे सकता हूँ, लेकिन मैं किसी को भी मुझे लूटने की बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा। उस क्षण उनके बीच अफसोस नामक एक भावना फैल गई। अर्जुन चौहान ने कभी उन संपत्तियों को वापस लेने के बारे में नहीं सोचा था। जब तक वे चौहान परिवार की लॉयल और फेथफुली सेवा करते, वे उन संपत्तियों को सही तरीके से रख सकते थे। हालांकि महालास्ट परिवार की संपत्ति $2 ट्रिलियन से अधिक थी, वे कभी भी इतना पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। वार्षिक कमाई का एक छोटा सा हिस्सा उनकी लग्जूरियस लाइफस्टाइल्स को जीवन भर सस्टेन करने के लिए पर्याप्त था। भले ही संपत्ति मौलिक रूप से चौहान परिवार की थी, जिन्होंने कभी भी उनके परिवार के मामलों में इंटरफियर नहीं किया था, लेकिन उनका प्राइड पहले ही टॉन हो चुका था और अफसोस के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इस क्रिटिकल मोमेंट पर वे केवल इसे अंत तक देख सकते थे। अर्जुन चौहान, दामोदर ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। हमारे ब्रह्मदेश के विरासत कानूनों के अनुसार उसकी संपत्ति महालास्ट परिवार के लोगों द्वारा विरासत में मिलनी चाहिए, न कि तुम्हारे लिए मेडल करने के लिए। महालास्ट परिवार अब तुम्हारा स्वागत नहीं करता, कृपया तुरंत चले जाओ। ठीक है, बहुत अच्छा, अर्जुन चौहान ने कई बार दोहराया। उसका गुस्सा चरम पर पहुंच गया। मैंने शेमलेस लोगों को देखा है, लेकिन मैंने कभी भी तुम्हारे जितना शेमलेस किसी को नहीं देखा। महालास्ट परिवार में ऐसे वंशज होना वास्तव में एक ट्रेजेडी है। हर्ष, चलो चलते हैं। अर्जुन चौहान तेजी से हर्ष के साथ दरवाजे की ओर चला गया। श्रीमान अर्जुन, हम कहाँ जा रहे हैं? हर्ष ने उत्सुकता से पूछा। ब्रह्मदेश में वसीयत पंजीकरण कार्यालय, अर्जुन चौहान ने कहा। श्रीमान अर्जुन, जिस अधिकारी ने दामोदर की वसीयत पंजीकृत की थी वह गायब हो गया है। उसका शरीर कल रात एक झील में मिला था और उसकी मृत्यु ड्राउनिंग से हुई थी। दामोदर की वसीयत से भी सीक्रेटली निपटा गया है और हम कोई सबूत नहीं ढूंढ सकते हैं। यही तो मैं उम्मीद करता हूँ। हाँ, हर्ष परप्लेक्स था, ये जानकर कि उन्हें कोई सबूत नहीं मिलेगा। वह अभी भी यात्रा क्यों करेगा? क्या तुम सोचते हो कि मैं दामोदर का शोक मनाने के लिए ही ब्रह्मदेश आया था? अर्जुन चौहान हंसा। महालास्ट परिवार के इन स्कमबैग्स को एक कीमत चुकानी होगी, और ब्रह्मदेश में इन अधिकारियों को भी। जब तक वे उनकी मदद करने की हिम्मत करते हैं, उन्हें भी एक कीमत चुकानी होगी। हमारे चौहान परिवार की चीज़ें इतनी आसानी से नहीं ली जा सकती हैं। तो इस बार मैं यहाँ परेशानी करने आया हूँ, अर्जुन चौहान ने घोषित किया। अगर तुम किसी को मारने जा रहे हो तो तुम्हें हमेशा एक कारण की जरूरत होती है ना? अन्यथा लोग निश्चित रूप से दावा करेंगे कि तुम मॉरली करप्ट हो और अपनी शक्ति का अब्यूजिंग कर रहे हो। इस बार मैं यहाँ उनके लिए मुझे उन्हें मारने का एक कारण सौंपने के लिए आया हूँ। मालिक, अर्जुन चौहान के फुटस्टेप्स के पीछे चलते हुए मोसंगी और उसके 2 भतीजों ने तुरंत उसका पीछा किया। मालिक, आप कहाँ जाने की योजना बना रहे हैं? मोसंगी के भतीजे, जिसका नाम लूका था, ने पूछा। हालांकि हम कोलैटरल रिलेटिव्स महालास्ट परिवार की डायरेक्ट लिनिएज के बराबर नहीं हैं, हम अभी भी इस ब्रह्मदेश में कुछ ऊर्जा वील्ड करते हैं। ये सच है, अर्जुन चौहान ने उत्तर दिया। उसका दिमाग फ्रस्ट्रेशन से क्लाउडेड था। ब्रह्मदेश बस एक गरीब राष्ट्र था। चौहान परिवार ने वहां ज्यादा प्रयास इन्वेस्ट नहीं किया था, इसलिए उनके सभी कनेक्शंस और रिसोर्सेज महालास्ट परिवार के भीतर केंद्रित थे। अगर वह अब जाता तो उसे नोटरी कार्यालय तक पहुंचने के लिए एक टैक्सी भी लेनी पड़ती। दुनिया के सबसे अमीर आदमी के बारे में सोचना एक देश के भीतर ट्रांसपोर्टेशन के लिए टैक्सीज पर निर्भर करता है, यह विचार करने के लिए काफ़ी अम्यूजिंग था। तुम दोनों उनसे अलग हो। अर्जुन चौहान वास्तव में खुश था, यह महसूस करते हुए कि महालास्ट परिवार पूरी तरह से स्काउंड्रल्स से बना नहीं था। तुम्हारे 2 नाम क्या हैं? मालिक, मेरा नाम लूका चोपड़ा है। मालिक, मेरा नाम सिंटोबे गांधी है। हे भगवान, वे हाई क्लास सरनेम्स हैं। अर्जुन चौहान को याद आया कि ब्रह्मदेश में सरनेम्स हायरार्किकल थे और ये नाम हाईएस्ट ब्राह्मण सरनेम्स में से थे। लेकिन ये समझ में आता है, आखिरकार महालास्ट जैसे एक प्रमुख परिवार शायद उन लोगों के साथ इंटरमैरी नहीं करेगा जो लोअर स्टेटस सरनेम्स रखते हैं। तुम दोनों काफ़ी सराहनीय हो, अर्जुन चौहान ने अप्रूवल में सिर हिलाया। 40 या 50 के दशक में मिडिल एजड मैन होने के बावजूद उन्होंने उसके साथ बहुत सम्मान से व्यवहार किया। उनकी लॉयल्टी दिल से आई लगती थी। क्या तुमने महालास्ट परिवार से कोई संपत्ति संभाली है? अर्जुन चौहान ने पूछताछ की। दोनों पुरुषों ने सिर हिलाया। हाँ, लेकिन ज़्यादा नहीं। सभी संपत्तियां मिलाकर बस $100 मिलियन से अधिक हैं। हालांकि महालास्ट परिवार के डायरेक्ट मेंबर्स नहीं थे, फिर भी उन्हें कैय का अपना हिस्सा मिला। जब दूसरे मांस खाते थे तो वे सूप पी सकते थे। खुद को तैयार करो। खुद को तैयार करें, उन्होंने पूछा। पजल्ड, किसके लिए तैयार करें? महालास्ट परिवार की संपत्ति संभालने के लिए तैयार करो। लूका और सिंटोबे के चेहरों पर शौक था। इतनी अच्छी किस्मत इतनी अचानक कैसे आ सकती थी? क्या यह उनके जैसे 2 कोलैटरल रिलेटिव्स के लिए महालास्ट परिवार की मैसिव एसेट्स को संभालना संभव हो सकता था? ऐसी घटना पर विचार करने के लिए किसी को किस तरह के सपने देखने पड़ते थे?
लेकिन अब जब असली दामोदर की वसीयत नष्ट हो गई थी और ऑफिशियल पर्सनल को भी ब्राइब दिया गया था, तो अर्जुन चौहान उन संपत्तियों को कैसे वापस लेगा? आखिरकार रजिस्ट्रेशन द्वारा सब कुछ महालास्ट परिवार के नाम पर था। क्या तुम मुझ पर कॉन्फिडेंस की कमी रखते हो? अर्जुन चौहान ने पूछा। पुरुष वास्तव में चुप रहे। उनमें कॉन्फिडेंस की कमी थी। तुम्हें विश्वास करना होगा कि अगर हमारा परिवार 1000 साल से अधिक समय पहले महालास्ट परिवार का समर्थन करने में सक्षम था, तो उन्हें अब नीचे लाना एक पीस ऑफ केक होगा। अर्जुन चौहान ने कहा, तुम्हें बस तैयार रहने की जरूरत है। मैं नहीं चाहता कि भविष्य में ऐसी घटनाएं हों। उनकी आंखों से डिटर्मिनेशन की एक ग्लिंट गुजरी और एक ग्लांस साझा करते हुए वे अर्जुन चौहान के सामने नील डाउन हो गए। हम अपने मालिक के लिए सब कुछ डेडिकेट करने के लिए तैयार हैं। उठो, अर्जुन चौहान ने कहा, एक कार की व्यवस्था करो, मुझे नोटरी कार्यालय जाना है। हाँ, लूका और सिंटोबे ने मटिक्यूलसली कहा। वे क्विक थे। 5 मिनट से भी कम समय में महालास परिवार की जागीर के प्रवेश द्वार पर एक कार उनका इंतजार कर रही थी। अर्जुन चौहान ने एक बार पीछे देखा, फिर एक सोमर एक्सप्रेशन के साथ वह कार में घुस गया। अर्जुन चौहान हर्ष और अन्य लोगों के साथ नोटरी कार्यालय में घुस गए, जहां एक कर्मचारी ने तुरंत उनका स्वागत किया। क्या मैं जान सकता हूं कि आप सभी नोटेरियल सर्विस चाहते हैं? हम एक वसीयत के बारे में पूछताछ करना चाहते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। क्या मृतक का कोई डायरेक्ट रिलेटिव मौजूद है? मैं हूं। मौसंगी खड़ी हो गई। मैं दामोदर महालास्ट की वसीयत की जांच करना चाहती हूं। उस स्टाफ मेंबर की प्यूपल अचानक हिल गई। ये कुछ ऐसा था जो ऊपर वालों ने इंस्ट्रक्टेड किया था। चाहे कोई भी दामोदर की वसीयत के बारे में पूछताछ करने आए, रिफ्यूज करने के लिए एक कारण खोजो। कृपया एक पल रुकें। स्टाफ मेंबर ने उन्हें एक वर्कस्टेशन पर ले गया। मुलर, देखो कि क्या दामोदर महालास्ट नामक किसी व्यक्ति द्वारा स्थापित कोई वसीयत है। उस वर्कस्टेशन पर स्टाफ मेंबर के चेहरे पर एक्सप्रेशन में भी सटल चेंजेस दिखाई दिए और दोनों ने कंप्यूटर को ऑपरेट करना शुरू करने से पहले आई कांटेक्ट किया। मुझे खेद है सभी, हमें दामोदर महालास्ट नामक इस व्यक्ति के लिए कोई वसीयत नहीं मिली है। उसने शायद नोटरी कार्यालय में एक वसीयत स्थापित नहीं की है। ओह, क्या ऐसा है? अर्जुन चौहान मुस्कुराया, लेकिन मुझे जो पता है, एक व्यक्ति जिसका नाम हामिद है, उसे कुछ महीने पहले एक वसीयत को नोटराइज करने के लिए महालास्ट परिवार में पर्सनली एस्कॉर्ट किया गया था। सर, हामिद की कुछ समय पहले ड्राउनिंग से मृत्यु हो गई थी, लेकिन सभी वसीयत हमारे डेटाबेस में सेव्ड हैं और हमारे डेटाबेस में रेलेवेंट जानकारी नहीं है, इसलिए मुझे विश्वास है कि आप मिस्टेकन होंगे। मैं जानता हूं कि तुम सभी यहां बस काम कर रहे हो, अर्जुन चौहान ने कहा, और मैं तुम्हारे लिए चीज़ों को मुश्किल नहीं बनाना चाहता, लेकिन कृपया मेरे लिए अपने डायरेक्टर को बुलाओ। सर, क्या आपके पास अपॉइंटमेंट है? नहीं, तो मुझे खेद है, हमारे डायरेक्टर बहुत व्यस्त हैं और इनसिग्निफिकेंट लोगों से मिलने के लिए उनके पास समय नहीं है। स्टाफ मेंबर ने ब्लंटली कहा। तो मैं उनसे खुद संपर्क करूंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वह कितने व्यस्त हैं। अर्जुन चौहान ने अपना फ़ोन निकाला और सीधे एक नंबर डायल किया। चाहे कुछ भी हो, इस भारतीय व्यक्ति को महालास्ट परिवार की संपत्ति को दूर ले जाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, समझे? हाँ, हम यहाँ पूरी तरह से कोऑपरेट करेंगे। नोटरी कार्यालय के डायरेक्टर कुक ने अभी अभी एक फ़ोन कॉल समाप्त किया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण वसीयत नोटराइजेशन की घटना ब्रह्मदेश के कॉल लीडर्स को अलर्ट करेगी, लेकिन उसने महालास्ट परिवार की विशाल संपत्ति के बारे में जानने के बाद समझा। अगर ये संपत्ति भारतीय व्यक्ति द्वारा रिकवर्ड हो जाती, तो ये ब्रह्मदेश की एक भुजा को काटने जैसा होगा। यह एक ऐसे देश की वोज में केवल जुड़ेगा जो पहले से ही अमीर नहीं था। उसने अभी अभी फ़ोन रखा था जब उसका पर्सनल सेल फोन बज गया। ये कुक है। कुक ने नंबर देखे बिना जवाब दिया। यह अर्जुन चौहान है। अर्जुन चौहान ने फ्लुएंट ब्रह्मदेश भाषा में बात की। अर्जुन चौहान, अर्जुन चौहान। कुक का दिमाग एक पल के लिए स्टॉल्ड हो गया, फिर तुरंत स्नैप बैक हो गया। ऐसा लगता है कि तुम मुझे जानते हो, अर्जुन चौहान चकल्ड। क्या तुम्हें अभी अभी किसी तरह का आदेश मिला है? मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताते? श्रीमान अर्जुन, मजाक कर रहे हैं, क्या आदेश? कुक तुरंत रिकवर्ड हो गया। आप दुनिया के सबसे अमीर आदमी हैं। दुनिया में बहुत से लोग नहीं होने चाहिए जो आपको नहीं जानते। ठीक है, चलो बीट अराउंड द बुश नहीं करते हैं। मैं दामोदर की वसीयत देखना चाहता हूं, इसलिए इसे जल्दी से बाहर लाओ और मेरा समय बर्बाद मत करो। अर्जुन चौहान सीधे पॉइंट पर आ गया। क्या वसीयत? कुक ने कंफ्यूजन का दिखावा किया। कृपया अधिक स्पेसिफिक बने। अगर कोई तरीका है जिससे मैं मदद कर सकता हूं, तो मैं कोई एफर्ट नहीं छोड़ूंगा। मुझसे अभी भी डम खेल रहे हो? ये रिस्पॉन्स अर्जुन चौहान के लिए कॉल समाप्त करने के लिए पर्याप्त था। मुझे पता है कि तुम सब कुछ से अवेयर हो। उस व्यक्ति को बताओ जो ऑर्डर्स दे रहा है। ये संदेश मुझसे। अगर मैं आज रात वसीयत नहीं देखता, तो वह कॉन्सिक्वेंसेस का भार उठाएगा। श्रीमान अर्जुन, मैं नहीं समझता कि आप क्या हैं। कुक ने केवल आधा बात की थी जब अर्जुन चौहान ने उसे तुरंत काट दिया। तो फिर ऐसा लगता है कि तुमने फैसला किया है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं कर सकता, है ना? तुम संभवतः क्या कर सकते हो?
कुक आंतरिक रूप से कॉन्फिडेंट था। उन्होंने जांच की थी और ब्रह्मदेश में अर्जुन चौहान की सभी संपत्ति महालास्ट परिवार के नियंत्रण में थी, इसलिए वह बैंकों में नकदी का उपयोग करके देश की आर्थिक व्यवस्था को डिस्टर्ब नहीं कर सकता था और न ही व्यवसायों के माध्यम से उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए मजबूर कर सकता था। लेकिन किसी तरह उसे अभी भी एक वेग अनीज महसूस हुआ। वैसे अर्जुन चौहान ने अचानक आउट ऑफ द ब्लू कहा, मैंने सुना है कि तुम युद्ध में हो। इस बयान ने कुक को पूरी तरह से बैफल्ड कर दिया। क्या वे महालास्ट परिवार की संपत्ति के मामले पर चर्चा नहीं कर रहे थे? यह अचानक युद्ध की ओर कैसे मुड़ गया? वास्तव में ब्रह्मदेश हमेशा से युद्ध में था, क्योंकि कुछ लिंगरिंग हिस्टोरिकल इश्यूज के कारण और कई बॉर्डर कंट्रीज के साथ लड़ाइयां लगभग सीसलेस थीं। मिलिट्री में हर साल पैसे की एक टेरिफाइंग अमाउंट इन्वेस्ट की जाती थी, और क्योंकि इतना पैसा वॉरफेयर पर खर्च किया गया था, ब्रह्मदेश का आर्थिक विकास हमेशा टाइम से लैगिंग बिहाइंड था। मिलिट्री फंड से फ्लश थी और लोग इतने गरीब थे कि वे लगभग रैग्स में थे। इन हॉस्टाइल कंट्रीज के बीच तंबट राज्य सबसे आक्रामक एडवर्सरी था, एक रीजन के ओनरशिप पर वर्षों से एक विवाद में लॉक था और अब भी लड़ाई रिलेंटलेस थी। कॉन्फ्लिक्ट के वर्षों में ये लगभग हमेशा तंबट राज्य था जिसने अधिक सफ़र किया, ये देखते हुए कि राष्ट्र ब्रह्मदेश जितना अमीर नहीं था और वे आबादी के मामले में भी करीब नहीं आते थे। भले ही वे अट्रिशन के युद्ध का सहारा लेते, ब्रह्मदेश फिर भी उन्हें पूरी तरह से क्रश कर सकता था। श्रीमान अर्जुन, आपने अभी जो कहा उसका क्या मतलब था? कुक को अनीस की भावना महसूस हुई। ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम सभी के लिए थोड़ी सी कंसर्न व्यक्त कर रहा हूं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। अगर तुम कहते हो कि दामोदर ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी, तो उसने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। हालांकि मैं अभी भी एक बात कहना चाहता हूं, तुम जो कुछ भी करते हो, ये सबसे अच्छा है कि तुम विचार करो कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं और क्या तुम उन्हें संभाल सकते हो। ये कहने के बाद अर्जुन चौहान ने तुरंत फोन काट दिया। मालिक, उन लोगों को अब तक खरीद लिया गया होगा, वे हमें मेरे चाचा की वसीयत कभी नहीं देखने देंगे, लूका ने कहा, अर्जुन चौहान के एक्सप्रेशन से कॉल का परिणाम जानकर। मैं जानता हूं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा, मुझे डर है कि वे ओबीडियंटली वसीयत को सौंप देंगे। अगर वे बहुत कंप्लायंट हैं तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होगी जिसे स्टर अप किया जा सके। एक्साइटमेंट? लूका और सिंटोबी दोनों स्टंट थे। क्या एक्साइटमेंट संभवतः स्टर अप किया जा सकता था? तुम्हें इसके बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। इस समय का उपयोग ये देखने के लिए करो कि क्या तुम्हारे परिवार में कोई प्रॉमिसिंग यंग पीपल हैं। महालास्ट परिवार की संपत्ति काफ़ी सब्सटैंशियल है, ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे सिर्फ 1 या 200 लोग संभाल सकते हैं। लूका और सिंटोबी अभी भी कंफ्यूज्ड थे। उन्हें ये कैसा लगा कि अर्जुन चौहान सोचता था कि महालास्ट परिवार की संपत्ति के अपने हिस्से को वापस लेना एक बैग में पहुंचने जितना आसान होगा। ये सिर्फ इतना ही नहीं था कि महालास्ट परिवार की 2 शाखाओं ने लंबे समय से अपने अलग अलग रास्ते जाने का फैसला किया था, ब्रह्मदेश के अधिकारी भी उनके पक्ष में थे। अर्जुन चौहान को उन उद्योगों को वापस लेने में जो प्रतिरोध का सामना करना पड़ेगा वह अनइमेजिनेबल था। कन्वेंशनल मीन्स उन्हें विलिंगली कैपिचुलेट कभी नहीं करेगा। तुम्हें समझना होगा, इस दुनिया में बहुत कम चीजें हैं जो पैसा पूरा नहीं कर सकता। अगर है तो ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि तुम्हारे पास पर्याप्त नहीं है, अर्जुन चौहान ने कहा। अर्जुन के पास उन्हें केव करने के 1000 तरीके हैं, लेकिन वे इसके बारे में कुछ भी करने में पावरलेस हैं। कृपया हमें एनलाइटन करें, मालिक, दोनों ने उत्सुकता से कहा। क्या तुम फाइनेंस को समझते हो? हमने पारिवारिक व्यवसाय के लिए इसे कुछ हद तक पढ़ा है, एक्सपर्टली नहीं, लेकिन कम से कम एक बेसिक एक्सटेंट तक। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैंने एक बार अकेले ही पिंगचियाओ देश की अर्थव्यवस्था को लगभग कोलैप्स कर दिया था और लगभग एक स्ट्राइक को ट्रिगर किया था जो पूरे अमेरिका में स्वेप्ट कर जाती। दोनों ने सिर हिलाया। ऐसा फीट अनप्रेसिडेंटेड है और इस पॉइंट पर अर्जुन चौहान ने इतिहास बनाया है। लेकिन मालिक, ब्रह्मदेश में आपकी सभी संपत्ति महालास्ट परिवार में बंधी हुई है और यहाँ तक कि बैंक की संपत्ति भी महालास्ट परिवार के खातों में है। आप वर्तमान में उन तक पहुंचने में असमर्थ हैं, लूका ने कहा, ये स्पष्ट रूप से समझते हुए कि अर्जुन चौहान पिंगचियाओ देश में जो आर्थिक टर्मोइल उसने पैदा किया था उसे दोहरा नहीं सकता था। इसके अलावा मालिक, ब्रह्मदेश की सामाजिक संरचना अमेरिका से पूरी तरह से अलग है। हमारे नागरिक राइट्स जैसी चीज़ों के पीछे नहीं भागते। जब तक आप उन्हें काम देते हैं, वे अपनी जान जोखिम में डालने के लिए विलिंग होते हैं। अनगिनत लोग नौकरियों की तलाश कर रहे हैं और कोई भी स्ट्राइक करने के लिए ऐसा एक ह्यूज रिस्क लेने के लिए विलिंग नहीं है। मैंने कब कहा कि मैं वही मेथड का उपयोग करूंगा? अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। हमेशा वही मूव का उपयोग करना न केवल तुम्हें बल्कि मुझे भी बौ कर देगा। पुरुषों को कनिंग होने की जरूरत है, उनके स्लीव्स में सभी प्रकार की ट्रिक्स के साथ। और क्या किया जा सकता है? उनकी इमेजिनेशंस बस अर्जुन चौहान की तरह वाइल्डली नहीं सोरिंग कर सकती थीं। ये काफ़ी सरल है। एक देश की आर्थिक प्रणाली को नष्ट करने के लिए तुम्हें बस उनकी मुद्रा का अवमूल्यन करने की जरूरत है। बस कुछ इन्फ्लेशन को स्टर अप करो, अर्जुन चौहान ने कहा। एक देश की मुद्रा प्रणाली को अंडरमाइन करने के लिए ये सिर्फ इंटरनल मीन्स के माध्यम से नहीं है,
एक्सटर्नल मेजर्स वही इफेक्ट प्राप्त कर सकते हैं। मुझे बस ब्रह्मदेश के विदेशी मुद्रा बाजार में कुछ शॉर्ट सेल ऑर्डर्स देने की ज़रूरत है और मैं उनके विदेशी मुद्रा बाजार को वाइप आउट कर सकता हूं। फिर उनके पास भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा, जिससे उनकी मुद्रा स्वाभाविक रूप से रैपिडली डिप्रिशिएट हो जाएगी। लेकिन उसके लिए कैपिटल की मैसिव अमाउंट की आवश्यकता होगी, यहाँ तक कि हमारे महालास्ट परिवार की संपत्ति से भी अधिक। लूका ने एक्सक्लेम्ड किया। यह एक ट्रेमेंडसली रिस्की ऑपरेशन था। अगर सही तरीके से किया जाता है तो अर्जुन चौहान ब्रह्मदेश के विदेशी मुद्रा बाजार को प्लंडर भी कर सकता था और एक ह्यूज प्रॉफिट के साथ दूर जा सकता था। हालांकि अगर सावधान नहीं रहा तो इंटरनेशनल कैपिटल की एक ह्यूज अमाउंट भाग लेने के लिए फ्लड इन कर सकती थी और एक मिसस्टेप ट्रिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स के नुकसान का कारण बन सकता था। वह एक एक्सेसिवली कॉस्टली एरा होगा। क्या तुम मेरी एबिलिटीज पर संदेह कर रहे हो? अर्जुन चौहान हंसा। एक परिवार के रूप में जो हजारों वर्षों से था, उनमें कौन से टैलेंटेड इंडिविजुअल्स नहीं थे? एक छोटे से ब्रह्मदेश के कैपिटल मार्केट में फ्रीली मूविंग करने की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ तक कि वॉल स्ट्रीट में प्रवेश करने से भी एक ब्रूटल मैसेकर होगा। मिसऑपरेशन, केयरलेस लॉसेस, ये बस आउट ऑफ द क्वेश्चन थे। भले ही हम 1 लाख कदम पीछे जाते, भले ही यह पैसा स्क्वांडर्ड हो जाता, जब तक यह उन्हें एक सबक सिखाएगा, कुछ ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर अर्जुन चौहान के लिए कुछ भी नहीं था। जब तुम्हारे पास पैसा होता है तो ये ह्यूमन नेचर है। अलास, ये सिर्फ फन के लिए है। हे भगवान, क्या एक सच्चे वर्ल्ड क्लास टाइकून ऐसा दिखता है? लूका और दूसरा व्यक्ति अर्जुन चौहान को ऐसे देख रहे थे जैसे वे एक देवता को देख रहे हों। ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर मायने नहीं रखते थे, बस अपना स्प्लीन निकालने के लिए। हालांकि मैं इस रूटीन को खेलने की योजना नहीं बनाता, अर्जुन चौहान ने जारी रखा। ये सभी माइनस कमर्शियल्स हैं, उन्हें वास्तव में चोट पहुंचाने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इस बार मैं उन्हें हार्ड हिट करने की योजना बनाता हूं, एक डीप लेसन छोड़ने के लिए। श्रीमान अर्जुन, आप इसे कैसे हैंडल करने की योजना बनाते हैं? हर्ष ने पूछा। क्या वे युद्ध में नहीं हैं? अर्जुन चौहान मुस्कुराया। मेरे दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त है। इसके अलावा क्या हमारा तंबट राज्य के साथ एक अच्छा संबंध नहीं है? चूंकि ऐसा है तो क्या हमें एक दोस्त की जरूरत में मदद नहीं करनी चाहिए? क्या आप मिलिट्री इंटरवेंशन के बारे में सोच रहे हैं? हर्ष ने पूछा। हालांकि यह थोड़ा ट्रबलसम है। अगर आप वास्तव में ऐसा करने का फैसला करते हैं तो यह असंभव नहीं है। नहीं नहीं नहीं, हम ऐसी चीज खुद कैसे कर सकते हैं? अर्जुन चौहान हंसा। ब्रह्मदेश और तंबट राज्य के बीच वर्तमान मिलिट्री स्ट्रेंथ गैप क्या है? लगभग 3 से 4 गुना, हर्ष ने उत्तर दिया। वर्तमान स्थिति को देखते हुए मैं अनुमान लगाता हूं कि 3 से 4 महीने से अधिक नहीं, तंबट राज्य होल्ड ऑन करने में असमर्थ होगा। मुख्य समस्या हथियारों और इक्विपमेंट में गैप है, कॉम्बैट ट्रूप्स की संख्या और गुणवत्ता में इतनी नहीं। तो चलो उनके रास्ते में इक्विपमेंट का एक बैच भेजते हैं। अर्जुन चौहान ने कहा। हे भगवान, मैंने पहले कभी आर्म्स के साथ डील नहीं किया है। अगर मैं बड़ी मात्रा में इक्विपमेंट और हथियार खरीदना चाहता हूं तो मुझे कहां जाना चाहिए? स्वाभाविक रूप से तुम्हें वहां जाना चाहिए जहां लड़ाई सबसे फेयर्स है, हर्ष ने कहा। वे स्थान आर्म्स डीलर्स के लिए स्वर्ग हैं और उन्हें पैसे के अलावा किसी और चीज की परवाह नहीं है। जब तक तुम भुगतान कर सकते हो, वे तुम्हें सबसे उन्नत प्लेन्स और टैंक्स भी सप्लाई कर सकते हैं। मेरे लिए एक प्लेन की व्यवस्था करो, अर्जुन चौहान ने कहा। हम कुछ फन के लिए एक शोली की यात्रा पर जा रहे हैं। बूम बूम, रैट-ए-टैट। एक राष्ट्र के रूप में जो पेरेनियली वॉरफेयर में एनग्रोस था, आर्टिलरी फायर लगभग लगातार आकाश को भरता था, जिसमें विभिन्न वॉलॉर्ड्स के प्लेन्स के ऑटिकली ओवरहेड उड़ते थे, अकेजनली एक को तुम पर गिराते थे। हे भगवान, नए साल के दौरान फायरक्रैकर्स भी इतना लाइवली नहीं होते। अर्जुन चौहान ने दूर से डेफनिंग एक्सप्लोजन्स और आर्टिलरी फायर को सुना। ऐसी पेरिलस जगह में उसका पहली बार था। फाइटर जेट्स के अलावा शायद ही कोई प्लेन इस क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता था। अगर शॉट डाउन हो गया तो अपने मामले पर बहस करने के लिए कहीं नहीं था। किसी को परवाह नहीं थी कि तुम कौन थे या कहां से थे। जैसे ही तुम उनके एयरस्पेस में घुसते थे, तुम इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स के अधीन हो जाते थे। इस जगह में मुख्य रूप से 4 वॉलॉर्ड्स थे। प्रत्येक नेता को एक जनरल के रूप में जाना जाता था और जिस एयरस्पेस से अर्जुन चौहान गुजर रहा था, वह इन 4 में से एक जनरल सार्थक का था। बीप बीप बीप, एक सिग्नल जो एक स्लोली मूविंग ऑब्जेक्ट को इंगित करता था, एक पेट्रोलिंग फाइटर जेट के रेडार पर दिखाई दिया। सभी का ध्यान एक अनआइडेंटिफाइड टारगेट का पता चला। इंटरसेप्शन के लिए तुरंत सेक्टर 1829 पर आगे बढ़ें। अर्जुन चौहान के प्लेन को जिसने पायलट ने स्पॉटेड किया था, उसने तुरंत अपने स्क्वाड को एक संदेश भेजा। हाँ, अब डेजिग्नेटेड एरिया की ओर हेडिंग, इंडिस्क्रिमिनेट अटैक्स को अंडरटेक करें और टारगेट एयरक्राफ्ट को नष्ट करें। हा, वास्तव में एक सिविल एयरलाइनर ने यहाँ आने की हिम्मत की है। ये किस इडियोटिक देश की फ्लाइट हो सकती है? एक पायलट ने अपने होठों को लिक किया, बहुत एक्साइटेड लग रहा था। क्या ये जगह फ्री फॉर ऑल है? हा, क्या ये जारवादी रूस से एक प्लेन हो सकता है?
मैंने सुना है कि अपने एयरक्राफ्ट को पायलटिंग करने से पहले उन सभी को पीने की ज़रूरत होती है। लगता है कि इस पायलट ने आज इसे ओवरडन कर दिया होगा। पायलट्स ने चैटर्ड और लाफ्ट, अपने टारगेट को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं लिया। 3 पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट ने तुरंत कोर्स बदल दिया और अर्जुन चौहान की दिशा में स्पेड हो गए। श्रीमान अर्जुन, 3 फाइटर जेट्स आ रहे हैं, सभी चौथे जनरेशन के हैं, विभिन्न देशों से हैं, 2 मिनट्स में एनकाउंटर की उम्मीद है। P5 बस चौथे जनरेशन के फाइटर्स। अर्जुन चौहान ने एक वॉकी टॉकी निकाला। सभी यूनिट्स रेडा जैमिंग डिवाइसेस को डीएक्टिवेट करें और मेरे लोकेशन पर कन्वर्ज करें। फर्स्ट स्क्वाड्रन रिसीव, सेकेंड स्क्वाड्रन रिसीव, थर्ड स्क्वाड्रन रिसीव। टेंस ऑफ फाइटर जेट्स विभिन्न दिशाओं से अर्जुन चौहान के प्राइवेट प्लेन के आउटस्कर्ट्स पर तुरंत कन्वर्ज हो गए, एक आयन बकेट फॉर्मेशन बनाते हुए, उसके एयरक्राफ्ट को सेंटर में प्रोटेक्ट करते हुए। बीप 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 बीप। जनरल सार्त्र के पायलट्स अचानक रिलेंटलेस बीपिंग अलर्ट से केओस में फेंक दिए गए। उनके रेडा मॉनिटर्स अनएक्सपेक्टेडली डजन्स ऑफ ब्लिप्स के साथ फ्लैश्ड हो गए। ये सभी ब्लिप्स उनके डिटेक्शन रेंज के भीतर थे, पहले नहीं देखे गए थे लेकिन अब अचानक अपैरेंट थे। यह उन्हें क्या बताता है? इसने दिखाया कि ये सभी प्लेन्स स्टेल्थ कैपेबिलिटीज से लेस थे। चौथे जनरेशन के फाइटर्स द्वारा डिटेक्शन से बचने के लिए इन डजन्स ऑफ एयरक्राफ्ट को भी कम से कम चौथे जनरेशन का होना चाहिए। क्या तुमने कभी किसी को सिविल एयरलाइनर पर स्टेल्थ मटेरियल स्मैक करते देखा है? पायलट्स, जो बस मोमेंट्स अगो मजाक कर रहे थे, वे सचमुच भी करने से डर गए थे। टारगेट को नष्ट करने के लिए आगे बढ़ें। ये स्पष्ट रूप से एक सुसाइड मिशन था। हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट करो। 57 टारगेट अचानक दिखाई दिए। वह 57 फाइटर जेट्स हैं। एक पायलट ने हिस्टेरिकली हेडक्वार्टर्स को रिपोर्ट किया, हालांकि डर से भरा हुआ था। दुश्मन के सामने डिजर्टिंग करना एक सैनिक के लिए सबसे बड़ा टाबू था। खाली करो। दूसरी पार्टी जरूरी नहीं कि हमें टारगेट कर रही हो। हम अन्य फैक्शंस के साथ कॉम्बैट की एक क्रिटिकल पीरियड में हैं और हम कॉम्बैट पावर के नुकसान को बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तुरंत बेस पर वापस जाओ। रिलीव्ड, 3 पायलट्स ने तुरंत अपने एयरबेस की ओर वापस टर्न कर लिया। श्रीमान अर्जुन, वे वापस ले लिए गए हैं, पायलट ने रिपोर्ट किया। P5 कावर्ड्स का एक गुच्छा। मैंने सोचा था कि यहाँ के लोग डेस्पराडोज होंगे। अर्जुन चौहान ने स्कॉफ्ट किया। हम कहाँ लैंड करने जा रहे हैं? वर्तमान में क्षोली में कोई पब्लिक एयरपोर्ट्स नहीं हैं। अगर हम लैंड करना चाहते हैं तो यह शायद वॉलॉर्ड्स के टेरिटरीज में से एक में होना होगा। चलो बस यहीं करते हैं, अर्जुन चौहान ने कहा। उनका पीछा करो और उनके एयरपोर्ट को थोड़ी देर के लिए उधार लो। हाँ श्रीमान अर्जुन। 50 से अधिक 5वें जनरेशन के फाइटर जेट्स एस्कॉर्टिंग के साथ। कैप्टन को बिल्कुल भी वरीज नहीं थी, ये गेसिंग करते हुए कि वॉलॉर्ड के सभी फाइटर्स मिलकर 20 भी नहीं थे। बीप बीप बीप। जनरल सार्त्र के कमांड सेंटर में अलार्म क्रेजी की तरह बज रहे थे। सभी वॉरियर्स केओस में फेंक दिए गए थे। बेस पर सभी हथियार आकाश पर एम थे, लेकिन उनमें से हर एक के पास एक सोलम एक्सप्रेशन था, ये जानते हुए कि उनकी फायर पावर संभवतः दुश्मन की पूंछ को छूने के लिए भी पर्याप्त नहीं थी। ये सब क्या हो रहा है? दाढ़ी वाला एक मिडिल एजड मैन और कैमोफ्लाज पहने हुए कमांड सेंटर में बर्स्ट इनटू हो गया। रिपोर्ट जनरल, हमारे क्षेत्र में 57 एरियल टारगेट्स घुस रहे हैं। क्या? 57? जनरल सार्त्र पेल हो गया। क्या यह उनके बेस पर एक बॉम्बिंग रेड था? क्या तुमने उनसे संपर्क किया है? जनरल सार्त्र ने तुरंत पूछा। वे कहते हैं कि वे बस अपने प्लेन्स को लैंड करने के लिए हमारे रनवे का उपयोग करना चाहते हैं, कमांडर ने कहा। वे 56 प्लेन्स सेंट्रल गवर्नमेंट से एक प्राइवेट प्लेन को एस्कॉर्ट कर रहे हैं। बस अपने प्लेन्स को लैंड करने के लिए? क्या बस इतना ही? जनरल सार्त्र कंफ्यूज्ड था। इतनी मैसिव शो ऑफ फोर्स के साथ ये लोग कौन थे? एस्कॉर्ट के लिए 56 प्लेन्स भेज रहे थे, और यहाँ उनका उद्देश्य वास्तव में क्या था? इस जगह में स्थिति पहले से ही काफ़ी क्योटिक थी। कोई भी और फॉरेन पावर्स इंटरफियरिंग सब कुछ निश्चित रूप से ब्लो अप कर देगा। मुझे उनकी फ्रीक्वेंसी पर लाओ, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। हाँ जनरल, मैं सार्त्र हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप कौन हैं और यहाँ आपका उद्देश्य वास्तव में क्या है? सार्त्र ने एक हौस और यहाँ तक कि ट्रेम्बलिंग आवाज़ के साथ पूछा। भले ही वह एक डेस्पराडो था, वह इस प्रेमिस के तहत था कि दो पक्षों के बीच कॉम्बैट पावर वास्टली डिफरेंट नहीं थी, लेकिन अब अगर एक कॉन्फ्लिक्ट टूटता तो यह एक तरफा स्लॉटर होगा। मैं अर्जुन चौहान हूँ। अर्जुन चौहान। सार्त्र को ऐसा लगा जैसे उसने ये नाम पहले सुना हो। जनरल, यह आदमी दुनिया का सबसे अमीर है, सार्त्र के अधीनस्थों में से एक ने विस्पर किया। भारत का यंग मैन। सार्त्र को भी वह याद आया, लेकिन डैम, एक बिलियनर, उसे पीसफुल स्थानों में अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए था। वह इस युद्धग्रस्त क्षेत्र में क्या हेल कर रहा था? क्या वह अपने दिमाग से बाहर था? श्रीमान अर्जुन, हमने निश्चित रूप से आपको ऑफेंड करने के लिए कुछ भी नहीं किया है ना? हमने हमेशा आपके देश के लिए ग्रेट रिस्पेक्ट रखा है। चिंता मत करो, मैं यहाँ परेशानी करने नहीं आया, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। मुझे क्षोली में कुछ बिजनेस का ध्यान रखना है, लेकिन क्या यहाँ सब कुछ थोड़ा कैओटिक नहीं है?
मैं प्रोटेक्शन के लिए कुछ के बिना कंफर्टेबल नहीं हूँ, इसलिए यह स्कॉट फॉर्मेशन। इसकी परवाह मत करो, जैसे ही मैं सेफली लैंड करूंगा वे चले जाएंगे। ये सुनकर सार्त्र ने राहत की सांस ली। यह एक लैंडिंग फ़ी है और मैं अप्रिशिएट करूंगा अगर जनरल सार्त्र उस समय मेरे प्लेन को मेंटेन करने में मदद करने के लिए किसी की व्यवस्था कर सके। लैंडिंग फ़ी। जैसे ही अर्जुन चौहान ने बोलना समाप्त किया, सार्त्र के ऑफशोर अकाउंट को तुरंत एक नोटिफिकेशन प्राप्त हुआ। 100 मिलियन नहीं, 1 अरब अमेरिकी डॉलर। जीरोज की उस स्ट्रिंग को देखते हुए जनरल सार्त्र के चेहरे पर मास्क ऑफ पेन तुरंत गायब हो गया। 1 अरब अमेरिकी डॉलर की लैंडिंग फ़ी किस तरह की है? दुनिया का सबसे अमीर वास्तव में दुनिया का सबसे अमीर है। न्यूमरस चैनल्स उपलब्ध होने के कारण ये 1 अरब डॉलर उन्हें काफ़ी बैच ऑफ सिग्निफिकेंट इक्विपमेंट जोड़ने की अनुमति देने के लिए पर्याप्त थे। तुरंत एयरस्पेस रेस्ट्रिक्शंस उठाओ, उन्हें अंदर आने दो। इस पैसे के बिना भी क्या वे उन्हें एंट्री डिनाई करने की हिम्मत करते? अगर दूसरी पार्टी यहाँ लैंड करने पर जोर देती तो क्या वे उन्हें रोक भी सकते थे? पैसा मायने नहीं रखता था, जो क्रूशियल था वह ये कनेक्शन बनाना था। जनरल, अगर हम एयरस्पेस रेस्ट्रिक्शंस उठाते हैं तो हमारे बेस की सिक्योरिटी। बैंग। सार्त्र ने उस आदमी को शॉट किया जिसने बात की थी। यह मेरा ऑनर्ड गेस्ट है, तुम्हें बस आदेशों को एग्जीक्यूट करने की जरूरत है, अपने ओपिनियंस दिए बिना। जीज। अर्जुन चौहान फोन के दूसरे छोर पर शडर्ड हो गया। वॉलॉर्ड बॉस वास्तव में एक वॉलॉर्ड बॉस था। इंडीड टफ एज दे कम, स्लाइटेस्ट डिसएग्रीमेंट पर फायरिंग। कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसे युद्ध टॉन प्लेस में अपना ग्राउंड होल्ड कर सकता था। वह वास्तव में एक वुल्फ था। सार्त्र ने अपने चेहरे से ब्लड स्पैटर को पोंछा। तुरंत एक बैंक्वेट तैयार करो, मैं श्रीमान अर्जुन को एक प्रॉपर वेलकम देना चाहता हूँ। एयर कंट्रोल को क्लियर करो, रनवे को क्लियर करो। सार्त्र के कमांड पर क्षेत्र के लिए एयरस्पेस वार्निंग तुरंत लिफ्टेड हो गई, लेकिन आकाश में डजन्स ऑफ 5वें जनरेशन के फाइटर्स की रोरिंग साउंड ने अभी भी लोगों के दिलों को चिल बना दिया। एयर डिफेंस कंट्रोल को लिफ्टेड करना उनके कपड़े उतारने जैसा था। अगर कोई अमक चलाना चाहता था तो उनके पास रेजिस्ट करने का भी एक चांस नहीं होगा। फॉर्चुनेटली अर्जुन चौहान ने अपना वादा तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं किया था। जब वह बोइंग 747, जिसे एक प्राइवेट जेट में रिमॉडल किया गया था, सार्त्र के मिलिट्री बेस पर लैंड हुआ तो उसे एस्कॉर्टिंग कर रहे 50 से अधिक एयरक्राफ्ट सभी बेस पर वापस आ गए थे। वह कहाँ से इतने सारे फाइटर जेट्स लाया? सभी सैनिकों ने फाइटर जेट्स के ह्यूज फॉर्मेशन को देखकर सोचा। ये फाइटर्स सभी 5वें जनरेशन के थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से भारत से नहीं थे, और भले ही वे भारत के होते तो वे संभवतः प्राइवेटली ओन कैसे हो सकते थे। हालांकि यह अब उनकी कंसर्न नहीं थी। एकमात्र चीज़ जिसकी उन्हें परवाह थी वह ये थी कि अर्जुन चौहान ऐसे युद्ध टॉन हेलहोल में क्यों आया था। क्या वह बोरिंग अर्बन लाइफ से थक गया था और बैटलफील्ड पर एक फ्लिंग करना चाहता था? बैटलफील्ड भी एक ऐसी जगह थी जहां पैसा बात करता था। अगर तुम्हारे पास पैसा था तो अनकाउंटेड डेस्पराडोज थे जो तुम्हारे लिए अपनी जान बेचने के लिए विलिंग थे। गरीब जगहों में अधिक युद्ध क्यों थे? यह इसलिए था क्योंकि उन्हें पैसे की जरूरत थी और युद्ध रिसोर्सेज को प्लंडर करने और जल्दी से अमीर बनने का सबसे तेज तरीका था। लेकिन सिमिलरली तुम्हारे हाथों में पैसा भी होना चाहिए। पैसे के बिना तुम हथियार और इक्विपमेंट खरीदने के लिए क्या उपयोग करोगे? पैसे के बिना कोई तुम्हारे लिए क्यों लड़ेगा और ब्लीड करेगा? हालांकि सार्त्र अर्जुन चौहान के बारे में ज़्यादा नहीं जानता था। उसने सुना था कि अर्जुन ने अमेरिका में वर्कर्स फंड फाउंडेशन स्थापित करने के लिए 100 अरब अमेरिकी डॉलर खर्च किए थे। क्या तुमने नहीं देखा कि उसने अपने प्लेन के एक मेरे स्टॉप के लिए फीस में 1 अरब अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया? अगर ऐसा कोई व्यक्ति इस जगह पर रिक्रूट और ट्रेड करने के लिए आया तो उसके लिए लड़ने के लिए विलिंग लोग शायद शोली की एक बॉर्डर से दूसरी तक लाइन अप कर सकते थे। बेशक प्रीरेक्विजिट यह है कि तुम्हारे पास खुद को प्रोटेक्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए, अन्यथा तुम बस एक वॉकिंग सेफ हो। इस जगह में कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में ऑपरेटिंग ब्लैक मार्केट डीलर्स तुम्हें सभी प्रकार के हथियार दिला सकते थे। चलो पिस्टल्स, राइफल्स, मशीन गन्स और स्नाइपर राइफल्स की बात भी नहीं करते। प्लेन्स और टैंक्स बस बेसिक इक्विपमेंट हैं। जब तक तुम्हारा पैसा सही है वे तुम्हें अमेरिका से एक F-22 भी दिला सकते थे। यहाँ तक कि अगर तुम इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल्स चाहते थे तो वे तुम्हारे लिए उनको अक्वायर करने की हिम्मत करते। तो इस जगह में आने वाला एक अमीर इंडिविजुअल इन जनरल्स पर बहुत दबाव डालता है। सार्त्र ने एक जीप सीधे उनके एयरफोर्स बेस तक चलाई। सभी सैनिकों ने अटमोस्ट विजिलेंस के साथ प्लेन को देखा। भले ही यह सिर्फ एक प्राइवेट जेट था जिसमें कोई हथियार नहीं था, इस जगह में कोई भी नेग्लिजेंस जीवन की कीमत चुका सकती थी। जनरल, आपको क्या लगता है कि अर्जुन चौहान यहाँ क्या कर रहा है? सार्त्र के डेप्यूटी ने पूछा। युद्ध लड़ने के अलावा हमारे प्लेस के बारे में कुछ भी स्पेशल नहीं लगता और हमारा उससे कोई डीलिंग्स भी नहीं होना चाहिए। निश्चित नहीं, सार्त्र ने कहा, मैंने बस उसे कहते सुना कि वह यहाँ कुछ बिजनेस के लिए आया है। जनरल, मेरे पास एक बोल्ड आइडिया है, डेप्यूटी ने कहा। क्या आप जानते हैं कि अर्जुन चौहान कितना अमीर है?
सार्त्र ने सिर हिलाया। अगर वह दुनिया का सबसे अमीर है तो वह निश्चित रूप से सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर के लायक है। उसकी लिक्विडिटी सिर्फ सैकड़ों अरब अमेरिकी डॉलर नहीं है, डेप्यूटी ने कहा। जहां तक मुझे पता है, वह जो एसेट्स मोबिलाइज कर सकता है वह कम से कम 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है। क्या तुम निश्चित हो? लिक्विड एसेट्स। इस क्षेत्र में एक वॉलॉर्ड होने के नाते सार्त्र खुद बहुत अमीर था, लेकिन वह अभी भी इस फिगर से स्टंट था। ये बहुत करीब है, डेप्यूटी ने जारी रखा। अब जब उसके एस्कॉट्स चले गए हैं तो वह हमारे लिए लगभग कोई थ्रेट नहीं पोजेस करता है। हम अभी अभी उससे डर रहे थे, लेकिन अब हमें क्या डरना है? तुम्हारा क्या मतलब है? सार्त्र को ऐसा लगा जैसे उसके डेप्यूटी के कुछ बोल्ड आइडियाज थे। जनरल, अगर हम उसे एक हॉस्टेज के रूप में उपयोग करते हैं तो इस अर्जुन चौहान से अरबों अमेरिकी डॉलर की रैंसम की मांग करना मुश्किल नहीं होना चाहिए, है ना? सार्त्र ने स्वीकार किया। यह प्रस्ताव उसके लिए कुछ हद तक टेम्पटिंग था। अब सबसे बड़ा वॉलॉर्ड के रूप में अगर वह सैकड़ों अरबों या यहाँ तक कि ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पर अपने हाथ डाल सकता था तो वह अपनी मिलिट्री फोर्सेस को कई बार एक्सपैंड कर सकता था और बड़ी मात्रा में वेपनरी और इक्विपमेंट भी खरीद सकता था। ऐसा करने में उसके सैनिकों की कॉम्बैट पावर कई बार बढ़ सकती थी जो अब थी, और फिर वह एक फेल स्वूप में अन्य 3 प्रमुख वॉलॉर्ड्स को डिफीट कर सकता था और यहाँ का एब्सोल्यूट रूलर बन सकता था। हालांकि उसकी पोजीशन आधिकारिक रूप से रिकॉग्नाइज्ड नहीं हो सकती है जब तक उसके पास सैनिक और इक्विपमेंट थे, तो आधिकारिक शक्तियां भी उसके खिलाफ कुछ भी करने में सक्षम नहीं होंगी। वह यहाँ तक कि उनके स्ट्रॉन्गहोल्ड में एक अटैक लॉन्च कर सकता था और खुद देश का रूलर बन सकता था। इसके बारे में सोचते हुए उसका शरीर एक्साइटमेंट के साथ गर्म होने से खुद को रोक नहीं पाया। बाद में मेरे सिग्नल के लिए वॉच करो। सार्त्र इम्पल्स का विरोध नहीं कर सका। उसने एक गैम्बल लेने का फैसला किया। अगर वह इसे करने जा रहा था तो उसे रूथलेसली करना पड़ा। भले ही उसे अर्जुन चौहान से रैंसम मिल गया, वह निश्चित रूप से उसे जीवित नहीं जाने देगा। क्या उन्होंने नहीं देखा कि एक कैजुअल विजिट डजन्स ऑफ फाइटर जेट्स लाया? अगर अर्जुन चौहान को वापस लौटने की अनुमति दी गई तो ये बस पहाड़ पर एक बाघ को वापस आमंत्रित करना नहीं होगा। उन्होंने बिल्कुल विश्वास किया कि अर्जुन चौहान रिवेंज की तलाश में 100 से अधिक फाइटर जेट्स के एक फ्लीट के साथ वापस आ सकता है। अगर वे ऐसा करने जा रहे थे तो उन्हें यह सुनिश्चित करना था कि यह थरली किया जाए। डेडमैन रिवेंज की तलाश नहीं कर सकते। ये वास्तव में क्षोली है। हवा भी गन पाउडर की गंध से भरी हुई है। जैसे ही उसने कैबिन दूर खोला, अर्जुन चौहान फ्राउन करने से खुद को रोक नहीं पाया। कोई कभी अप्रिशिएट नहीं कर सकता था कि अगर वे ऐसी जगह पर कभी नहीं आए तो भारत में रहना कितना वंडरफुल था। मुझे रिसीव करने के लिए इतने सारे लोग यहाँ हैं, मैं लगभग एम्बैरेस्ड हूँ। हवाई जहाज के नीचे सैकड़ों लोग 2 लाइन्स में खड़े थे। अर्जुन चौहान को ऐसे घूर रहे थे जैसे एक मिलिट्री परेड का इंतजार कर रहे हों। सार्त्र सैनिकों की 2 लाइन्स के बीच से अर्जुन चौहान की ओर चला। उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान लटक रही थी जिसने उसे देखना कुछ हद तक डॉन्टिंग बना दिया। जनरल सार्त्र, ये ठीक है कि आप मुझे पर्सनली पिकअप करने आते हैं, लेकिन रिसेप्शन के लिए इतने सारे लोगों को क्यों बुलाते हैं? मैं थोड़ा एम्बैरेस्ड हूँ। अर्जुन चौहान भी उसकी ओर चला। क्लिक। बस उसी क्षण सभी सैनिकों ने अपनी राइफल्स को कॉक्ड किया और हंड्रेड्स ऑफ डार्क मजल्स को सीधे अर्जुन चौहान पर एम्ड किया गया। जनरल सार्त्र, इसका क्या मतलब है? अर्जुन चौहान का एक्सप्रेशन बदल गया, लेकिन बेशक ये डर से नहीं था बल्कि क्यूरियोसिटी से था। कौन उस पर बंदूक एम करने की हिम्मत करता था? क्या ये करज लियांग जिंगरू द्वारा दिया गया था? हा, वह बेशक। सार्त्र ने बस जारी रखने का इरादा किया था, लेकिन जब उसने अर्जुन चौहान के प्लेन पर एम्ब्लम देखा तो उसने अब्रप्टली बात करना बंद कर दिया। यिन, क्या चल रहा है? क्या तुमने उस पर एक स्पेल डाला? अर्जुन चौहान ने उत्सुकता से पूछा। श्रीमान अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया, यिन ने उत्तर दिया। श्रीमान अर्जुन, बेशक यह आपके आगमन का स्वागत करने के लिए है। सार्त्र स्टैमर्ड। सभी एक सैल्यूट फायर करो। सभी सैनिक हेजिटेटेड। क्या हो रहा था? क्या उन्हें अर्जुन चौहान पर अपनी बंदूकें एम करने और उसे सबमिशन में कोर्स करने का आदेश नहीं दिया गया था? अचानक उन्हें सैल्यूट फायर करने का आदेश क्यों दिया गया? लेकिन उन्होंने सार्त्र के आदेशों का डिफायंस करने की हिम्मत नहीं की और उन्होंने तुरंत अपनी बंदूकें आकाश पर पॉइंटेड की। बैंग 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 बैंग। 6 बाउट्स ऑफ गन फायर के बाद उन्होंने अपनी बंदूकें रख दी और अर्जुन चौहान के सामने डीपली बाउट किया। अर्जुन चौहान पूरी तरह से डम्फाउंडेड था। क्या चल रहा है? अर्जुन चौहान एक प्राचीन मार्शल कलाकार के रूप में मर्डरस इंटेंट के प्रति अत्यंत सेंसिटिव था। हालांकि इन सैनिकों में से प्रत्येक में किलिंग इंटेंट का एक निश्चित ऑरा था, यह उनके डिमीनर का बस एक हिस्सा था। किलिंग इंटेंट जो उसने अभी अभी इन सैनिकों से महसूस किया था वह सीधे उस पर एम था, जो मौजूद नहीं होता अगर उन्होंने गनफायर द्वारा सैल्यूट के साथ शुरू किया होता। अर्जुन चौहान ने सार्त्र की ओर देखा जिसका माथा फाइन बीड्स ऑफ स्वेट से भरा हुआ था।
उसकी आंखें अर्जुन चौहान की गेज से मिलने पर फ्लिटेड हो गईं, सीधे आई कांटेक्ट से बचते हुए, जैसे एक बच्चा जिसने कुछ गलत किया हो और एक एडल्ट के इंटरोगेशन का सामना कर रहा हो। स्पष्ट रूप से सार्त्र ने वास्तव में उसके खिलाफ कार्रवाई करने का इरादा किया था, लेकिन ये हाफवे थ्रू कैसे टर्न हो गया और अचानक एटीट्यूड शिफ्ट हो गया। यहाँ तक कि सार्त्र के बगल में लेफ्टिनेंट भी पूरी तरह से बैफल्ड था। क्या उन्होंने अर्जुन चौहान का किडनैपिंग करने, रैंसम की मांग करने और फिर उसे डिस्पोज ऑफ करने पर अग्रीड नहीं किया था? ये आदेश सभी उसके सैनिकों तक भी पहुंचाए गए थे। सार्त्र का लास्ट मिनट पर अपना माइंड बदलना एक बात थी, लेकिन फिर गनफायर के साथ सल्यूट करना, जो उनके मिलिट्री में हाईएस्ट सेरेमनी था, क्या चल रहा था? सार्त्र एक मिलिट्री लीडर था और यहाँ तक कि अन्य मिलिट्री लीडर्स का सामना करते समय भी उसने डर का एक हिंट भी नहीं दिखाया। यहाँ तक कि एक बार 3 लीडर्स से घिरा हुआ वह अपने एब्सोल्यूट काम और स्ट्रेंथ के साथ निश्चित मौत से एस्केप करने में कामयाब रहा था। लगभग एक दशक तक सार्त्र का अनुसरण करने के बाद यह पहली बार था जब उसने सार्त्र को ऐसे पैनिक और यहाँ तक कि फेवर करने की कोशिश का एक हिंट प्रदर्शित करते देखा था। भले ही अर्जुन चौहान दुनिया का सबसे अमीर आदमी था, यह शायद ही ऐसी एटीट्यूड के साथ उसके साथ व्यवहार करने को जस्टिफाइड करेगा, है ना? सुनो, अब से जब तक श्रीमान अर्जुन क्षोली छोड़ नहीं देते, वह हमारे सैनिकों में सबसे ऑनर्ड गेस्ट है। अगर कोई भी श्रीमान अर्जुन के प्रति इल इंटेंशंस रखता है, यहाँ तक कि स्लाइटेस्ट इम्पोलाइटनेस, तुम्हें पता है कि मैं सार्त्र किस तरह का आदमी हूँ। सार्त्र का टोन थ्रेट से भरा हुआ था, जिससे प्रेजेंट सभी सैनिकों की रीढ़ में शिवर्स आ गए। क्या हम उसकी वॉलॉर्ड फोर्सेस को सप्लाई कर रहे हैं? अर्जुन चौहान ने हर्ष से पूछा। इसके अलावा वह कोई रीज़न नहीं सोच सकता था कि सार्त्र का उसके प्रति ऐसा ड्रास्टिक चेंज इन एटीट्यूड क्यों होगा। श्रीमान अर्जुन, इस जगह में आपके परिवार के कोई इंडस्ट्रीज या रिप्रेजेंटेटिव्स नहीं हैं, हर्ष ने कहा। दशकों के युद्ध के बाद इस जगह में बैरन लैंड के अलावा कुछ भी नहीं है। यहाँ मैनपावर या रिसोर्सेज इन्वेस्ट करने लायक कुछ भी नहीं है। तो वह एक सेकंड में एक लैपडॉग में क्यों बदल गया? अभी अभी वह सब टफ और जाने के लिए तैयार लग रहा था। श्रीमान अर्जुन, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए उस सवाल का जवाब दे सकता हूँ, हर्ष ने एक मुस्कान के साथ कहा। इसका 20 साल से अधिक पहले की एक घटना से कुछ लेना देना हो सकता है। 20 साल पहले? मैं तब पैदा भी नहीं हुआ था, है ना? हाँ, हर्ष ने सिर हिलाया। ये भी कुछ ऐसा है जो मैंने अपने दादा से सुना था। 20 साल से अधिक पहले, युद्ध से पहले, क्षोली में एक सुंदर फ्लावर फील्ड था जहां अर्जुन चौहान के माता पिता अपने हनीमून पर थे। उस दौरान क्षोली के देश में एक गृहयुद्ध छिड़ गया और युद्ध के एक सडन ऑनस्लॉट ने उस फ्लावर फील्ड को सीधे नष्ट कर दिया। ग्रेट एंटिसिपेशन से भरे हुए और वेडिंग फोटोज का एक सुंदर सेट लेने की तैयारी के बाद जब आदित्य चौहान और उसकी पार्टी पहुंची, तो जो कुछ बचा था वह स्कॉच्ड अर्थ था और यहाँ तक कि उनका प्लेन वॉलॉर्ड से घिरा हुआ था। आदित्य चौहान के टेम्परामेंट को देखते हुए क्या वह ऐसी चीज को टॉलरेट करने जा रहा था? सेकंड्स लेटर, सैकड़ों की एक छोटी आर्मी बैटलफील्ड पर दिखाई दी, जैसे स्वर्ग से उतर रही हो, यूनिफॉर्म पहने हुए और चौहान परिवार के कुल चिन्ह को धारण करते हुए। ब्लेड्स और बुलेट्स के लिए इम्पर्वियस, गनफायर और शेल से अनअफेक्टेड, उन्होंने रेबल फोर्सेस को मिनट्स के एक मैटर में अनाइलेटेड कर दिया, किसी को भी अलाइव नहीं छोड़ा। जैसा कि यह हुआ, सार्त्र उस समय उस आर्मी यूनिट में था। उस समय सार्त्र सिर्फ 15 साल का था, रेबल आर्मी द्वारा ब्रेन वॉश्ड एक चाइल्ड सोल्जर। क्योंकि वह बहुत यंग था, आदित्य चौहान के लोगों ने उसे नहीं मारा। लेकिन उस दिन की घटनाएं उसकी मेमोरी में डीपली एच्ड थीं। वे ब्लैक क्लैड फिगर्स जो विकेट को काटने के लिए हेवन से उतरते लग रहे थे, वे देवताओं की तरह थे, यहाँ तक कि एक तरह की चाइल्डहुड बिलीफ भी बन गए थे। उसे उस आदमी का नाम याद नहीं था और न ही उन लोगों में से किसी के चेहरे। उसे केवल उस टोटम का याद था जो चौहान परिवार का प्रतिनिधित्व करता था। 20 साल से अधिक बीत गए और सार्त्र एक मेरे अंडरलिंग से एक स्क्वाड के कैप्टन बन गया, अंततः 4 सबसे बड़े मिलिट्री लीडर्स में से एक बन गया। ग्रेजुअली उसने अपनी उस अनफॉरगेटेबल मेमोरी को भूलना शुरू कर दिया था। लेकिन जब उसने अर्जुन चौहान के एयरप्लेन पर एम्ब्लम देखा तो उसकी सभी मेमोरीज एक इंस्टेंट में फ्लडिंग बैक हो गईं। इसलिए जिस क्षण उसने कुल चिन्ह को रिकॉग्नाइज्ड किया, सार्त्र को ऐसा लगा जैसे वह ग्रिम रीपर के पास नैरोली ब्रश्ड हो गया था। 20 साल से अधिक बीत गए थे और सभी हथियार और इक्विपमेंट 2 दशकों पहले जो थे उससे फा बियॉन्ड उन्नत हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में वे लोग ह्यूमन नहीं थे, वे देवता थे, डीमंस थे। यहाँ तक कि वेपनरी में 20 साल की प्रोग्रेस के साथ उसने विश्वास किया कि अगर उसने अर्जुन चौहान के खिलाफ एक मूव बनाने की हिम्मत की तो आउटकम वही होगा। मुझे ऐसी जगह में हमारे परिवार की लेजेंड को खोजने की उम्मीद नहीं थी, अर्जुन चौहान ने स्टोरी के इस पार्ट को सुनने के बाद कहा। अगर सार्त्र उस समय से एक वॉर ऑफन था तो यह बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं था कि वह अब इस तरह से रिएक्ट कर रहा था। जनरल सार्त्र, ऐसा लगता है कि आप मुझे रिकॉग्नाइज करते हैं, अर्जुन चौहान ने पर्पस पर कहा। श्रीमान अर्जुन, क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? आगे बढ़ो। वह पैटर्न, सार्त्र ने अर्जुन चौहान के प्लेन पर पॉइंटेड किया और कहा, वह हमारे परिवार का कुल चिन्ह है। इंडीड,
सार्त्र ने रियलाइजेशन का एक लुक दिखाया, राहत महसूस करते हुए कि उसने अपने इम्पल्स पर एक्ट नहीं किया था, अन्यथा वह अब मर चुका होता, ठीक वैसे ही जैसे उसके पुराने यूनिट से सैनिक थे। जब मैं अपने टीन्स में था तो मुझे श्रीमान अर्जुन के एल्डर को अपनी डिवाइन पावर प्रदर्शित करने का फॉर्चून मिला था और मैंने तब वह कुल चिन्ह देखा था, सार्त्र ने ऑनेस्टली कहा। तुम अभी अभी मुझ पर हमला करने के बारे में सोच रहे थे। सार्त्र ऑल ओवर ट्रेम्बल्ड हो गया और वास्तव में अपने सभी सबॉर्डिनेट्स के सामने नील डाउन हो गया। श्रीमान अर्जुन, मैं क्षण भर के लिए फॉली से ब्लाइंडेड हो गया था, मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर सकते हैं। सार्त्र के सबॉर्डिनेट्स की आंखें डिसबिलीफ में चौड़ी हो गईं। क्या चल रहा है? क्या ये वास्तव में वही सार्त्र है जिसे वे जानते थे? वह ऐसे एक डॉसाइल मैन में कैसे बदल गया? एक व्यक्ति जो अपने 20s में था और उसी उम्र की एक महिला, क्या ये दोनों वास्तव में उनके बेस पर कोई परेशानी पैदा कर सकते थे? क्या सार्त्र ने पीने के लिए अपना माइंड खो दिया था? लेकिन वे नहीं जानते थे कि सार्त्र के अनुभवों के बिना कोई भी उसके थिंकिंग को कभी नहीं समझ सकता था। उनके दिमाग में, उनके हाथों में बंदूकें सब कुछ थीं। भूल जाओ, अर्जुन चौहान ने बिना किसी एंगर के कहा। सार्त्र अनिवार्य रूप से एक आउटलॉ था, यह कोई आश्चर्य नहीं था कि वह रिचेस से टेम्प्टेड हो सकता था, लेकिन रिगार्डलेस उसने खुद को एज से वापस खींच लिया था। इसके अलावा अर्जुन चौहान इस शोली से फेमिलियर नहीं था और उसे उसकी कुछ मदद की आवश्यकता हो सकती थी। तुम्हारे वार्निंग शॉट्स ने अभी अभी तुम्हारे ओन लाइफ को बचाया, अर्जुन चौहान ने कहा और सार्त्र की कार की ओर चला गया। सार्त्र ने अपने माथे से स्वेट को पोंछा। सिर्फ अर्जुन चौहान की कमेंट से वह निश्चित था कि अगर उसने वास्तव में अभी एक्ट किया होता तो 20 साल पहले का दृश्य रिप्लेड हो गया होता। इमीडिएटली सार्त्र ने पीछा किया। श्रीमान अर्जुन, मैंने आपके लिए भोजन तैयार किया है, मुझे उम्मीद है कि यह आपके लाइकिंग का है। ज़रूरत नहीं, अर्जुन चौहान ने फ्लैटली रिफ्यूज़ किया। वह इस जगह में बहुत देर तक नहीं रहना चाहता था। मैं बिजनेस पर यहाँ हूँ और डाइनिंग अननेसेसरी है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है तो आप मुझे सीधे बता सकते हैं। मैं यहाँ दशकों से रहा हूँ और मैक्शोली में सब कुछ से बहुत फैमिलियर हूँ। मुझे इक्विपमेंट का एक बैच प्रोक्योर करने की ज़रूरत है। अर्जुन चौहान ने ब्लंटली कहा। क्या कोई लीड्स है? आपको कितना चाहिए? सार्त्र ने पूछा। एक वॉरलॉर्ड के रूप में वह डेली बेसिस पर वेपन मर्चेंट्स के साथ डील करता था, अन्यथा वह अपने सैनिकों को कैसे आर्म करेगा? ज़्यादा नहीं, अर्जुन चौहान ने उत्तर दिया। बस कुछ 100 एयरप्लेन्स, कुछ 100 टैंक्स पर्याप्त होने चाहिए। कई 100 प्लेन्स और टैंक्स? ये सुनकर सार्त्र लगभग स्पॉट पर मर गया। क्या किसी ने कभी सैकड़ों से इन चीज़ों को खरीदने के बारे में सुना है? यह एक्चुअल मिलिट्री इक्विपमेंट है, डैम मॉडल्स नहीं। इस जगह में इस तरह के मिलिट्री इक्विपमेंट का ट्रेड्स लगभग डेली होता है और प्लेन्स और टैंक्स जैसी वॉर मशीन्स में डीलिंग्स भी फ्रीक्वेंटली होती हैं, लेकिन एक सिंगल डील में आमतौर पर बस एक या दो फाइटर्स या ज़्यादा से ज़्यादा एक या दो टैंक्स शामिल होते हैं। यहाँ तक कि देशों के बीच आर्म्स रेसेस की तुलना में इन ट्रांजैक्शंस का स्केल ट्रिवियल है। लेकिन जब वे मिलिट्री हार्डवेयर खरीदते हैं तो भी एक गो में 1 दर्जन या 100 प्लेन्स और टैंक्स खरीदना लिमिट होगा, है ना? यहाँ तक कि अमेरिका जैसी सुपर पावर के लिए लास्ट ईयर में बैटल टैंक्स में रिपोर्टेड इंक्रीज सिर्फ 100 से अधिक था और एक फाइटर जेट की कॉस्ट एक टैंक से बहुत अधिक है। एक साल में कुछ डजन प्लेन्स जोड़ना पहले से ही काफ़ी अलार्मिंग है। लेकिन अर्जुन चौहान सीधे बैच से कई 100 प्लेन्स की बात कर रहा था, जो कई विकसित देशों के वार्षिक मिलिट्री बिल्डअप के ऑलमोस्ट इक्वल था। उसे इतनी सारी वॉर मशीन्स किस लिए चाहिए? क्या वह एशिया को फ्लैटन करने या दुनिया को कॉन्कर करने की योजना बना रहा है? एक सिंगल में बैटल टैंक की कॉस्ट कम से कम टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ यूएस डॉलर्स है और एक 5वें जनरेशन फाइटर जेट यहाँ तक कि सैकड़ों मिलियंस ऑफ डॉलर्स तक पहुँच सकता है। अर्जुन चौहान के अनुरोध के अनुसार ये कई टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का एक ह्यूज ऑर्डर होगा, जिस तरह का डील आमतौर पर केवल एक देश अफोर्ड कर सकता है। लेकिन वे बिल्कुल निश्चित थे कि अर्जुन चौहान इसे टोटली अफोर्ड कर सकता था, क्योंकि स्ट्राइकिंग वर्कर्स को उसने जो सब्सिडीज सौंपे थे वे पहले से ही इस फिगर से कई गुना अधिक थे। लेकिन ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे तुम सिर्फ इसलिए प्राप्त कर सकते हो क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है। तुम्हारे पास फंड्स हैं, लेकिन विक्रेताओं के पास इन्वेंटरी होनी चाहिए, है ना? श्रीमान अर्जुन, आपको इतने सारे मिलिट्री इक्विपमेंट की क्या ज़रूरत है? सार्त्र मदद नहीं कर सका लेकिन पूछा। अब भारत का मिलिट्री इक्विपमेंट पहले से ही वर्ल्ड लीडिंग था। उनके अपने फाइटर जेट्स किसी भी अन्य देश के से इन्फीरियर नहीं थे, इसलिए और अधिक खरीदने की वास्तव में कोई ज़रूरत नहीं थी, है ना? ओह, ज़्यादा कुछ नहीं, बस वर्ल्ड पीस का लक्ष्य, अर्जुन चौहान ने ऑफहैंडेडली कहा। मुझे लगता है कि यह कुछ ऐसा नहीं है जिसके बारे में श्रीमान सार्त्र को चिंता करने की ज़रूरत है ना? सार्त्र ऑल ओवर शडर्ड हो गया। वह सही था, वह एक छोटे से देश से बस एक माइनर वॉरलॉर्ड था। दूसरी पार्टी एक बिग शॉट थी। वह एक बिग शॉट से सवाल करने वाला कौन था? क्या वह ऐसा करने के लिए क्वालिफाइड भी था? क्या वह उसे बताने के लिए ऑब्लाइज्ड भी था? मुझे खेद है श्रीमान अर्जुन, ये पूछना प्रिजम्प्टिवस था, लेकिन मैं बस नहीं समझता।
आपके लैंडिंग के साथ जो एस्कॉर्टिंग फाइटर स्क्वाड्रन था उसमें फॉर्मिडेबल कॉम्बैट स्ट्रेंथ थी, आपको अभी भी क्यों जरूरत होगी? वह मेरा नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक डिसमिसिव जेस्चर के साथ पलटवार किया। वे प्लेन्स मेरे एस्कॉर्ट के लिए सराउंडिंग कंट्रीज द्वारा भेजे गए थे। वे दूसरों के हैं। मेरे लिए उन्हें फिर से उधार लेने के लिए कहना सही नहीं होगा, इसलिए मुझे अपने खुद के खरीदने का एक तरीका खोजना होगा। इन शब्दों के साथ अर्जुन चौहान सार्त्र की आंखों में एक और भी एनिग्मेटिक फिगर बन गया। मिलिट्री इक्विपमेंट उधार देना अनहर्ड ऑफ नहीं है, लेकिन ये केवल वॉर टाइम के दौरान बहुत करीबी एलाइज के बीच होता है। प्लेन्स और टैंक्स उधार देना एक कार उधार देने जितना कैजुअल नहीं है। अगर उन्हें शॉट डाउन किया जाता है तो यह एक ह्यूज हैसल है। फिर भी सिर्फ अर्जुन चौहान की यात्रा के लिए इतने सारे देशों ने फाइटर जेट प्रोटेक्शन प्रदान की। एक सुपर पावर के प्रेसिडेंट को भी ऐसा सम्मान प्राप्त नहीं होगा। क्या वह एशिया का गवर्नर था या पृथ्वी का रूलर? वैसे क्या आपने नहीं कहा था कि आप यहाँ के आसपास वेल कनेक्टेड थे? अर्जुन चौहान ने पूछताछ की। मुझे कुछ आर्म्स डीलर्स से इंट्रोड्यूस कराओ, मैं सबसे बड़े वाले चाहता हूँ। श्रीमान अर्जुन, इस जगह में कम से कम 70 या 80 आर्म्स डीलर्स हैं, बड़े और छोटे, लेकिन 10 से कम के पास प्लेन्स और टैंक्स जैसे इक्विपमेंट को एक्वायर करने की कैपेबिलिटी है। अगर आप लेटेस्ट इक्विपमेंट की एक बड़ी मात्रा की तलाश कर रहे हैं तो मैं आपको त्रिशूल से सीक आउट करने की सलाह दूंगा, सार्त्र ने सुझाव दिया। त्रिशूल, वह उसका कोड नेम है, साथ ही उद्योग द्वारा उसे दिया गया निकनेम भी है, सार्त्र ने समझाया। दुनिया में सबसे बड़ा आर्म्स सप्लायर हिल रोड निगम है। वे न केवल फाइटर्स, ट्रांसपोर्टर्स और रिकॉनेसेंस प्लेन्स का निर्माण करते हैं, वे मिसाइल्स, सैटेलाइट्स और रॉकेट्स का भी उत्पादन करते हैं। उनके सबसे रिप्रेजेंटेटिव प्रोडक्ट्स में F-22, F-35 और त्रिशूल मिसाइल शामिल हैं। वे लगभग पूरे अमेरिकी रक्षा आर्सेनल की सप्लाई करते हैं। क्या ये शूल शार्क हेरोड कंपनी टेम्पल से संबंधित है? अर्जुन चौहान ने तुरंत समझा कि सार्त्र का क्या मतलब था। हाँ, सार्त्र ने कहा, शूल शार्क हेरोड कंपनी के सबसे बड़े शेयरहोल्डर का बेटा है। वह एक रूथलेस स्ट्रीक के साथ पैदा हुआ था और वह उस तरह के मीडियोकर लाइफ को नापसंद करता है। वास्तव में उसकी बैकग्राउंड रिसोर्सेज के साथ सिर्फ विभिन्न देशों को हथियार और इक्विपमेंट बेचना उसके लिए जीवन भर लग्जरी में रहने के लिए पर्याप्त होता, फिर भी उसने ऐसी एक ट्रेचरस जगह में ऑपरेट करना चुना। क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन्स अधिक हैं? अर्जुन चौहान ने पूछा। बिल्कुल, सार्त्र ने उत्तर दिया। इन रीजन्स में बहुत सारा इक्विपमेंट शेडी है और परचेस के लिए स्पेशल एवेन्यूज़ की आवश्यकता है, जिसका मतलब है कि कीमतें ऑफिशियल चैनल्स की तुलना में कम से कम 40% या यहाँ तक कि 50% अधिक हैं। और आपको पता होना चाहिए, ये सिर्फ हमारा क्षोली क्षेत्र नहीं है जो युद्ध में एंगेज्ड है। अंडरवर्ल्ड में ट्रेडेड इन हथियारों के लिए एक ह्यूज ग्लोबल डिमांड है और हेरोड जैसी एक कंपनी भी इस मैसिव मार्केट को सैटिस्फाई नहीं कर सकती। ऐसा लगता है कि यह शूल शार्क काफ़ी केपेबल है। अर्जुन चौहान ने शूल शार्क में कुछ इंटरेस्ट व्यक्त किया। ऐसा लगा कि वह व्यक्ति हो सकता है जिसे वह इस बार ढूंढ रहा था। हाँ, इन वर्षों में उसके चैनल्स इंक्रीजिंगली एक्सटेंसिव हो गए हैं। हेरोड कंपनी के अलावा उसके दुनिया के टॉप 5 आर्म्स डीलर्स के साथ इंट्रिकेट कनेक्शंस हैं। अगर आप आर्म्स खरीदना चाहते हैं तो वह सही व्यक्ति है जिसके पास जाना चाहिए। क्या तुम उससे संपर्क कर सकते हो? सार्त्र ने पूछा। मैं कर सकता हूँ, सार्त्र ने कहा। मैंने वर्षों से उसके साथ $1 अरब अमेरिकी डॉलर से अधिक का बिजनेस किया है और मैं उसके मेजर क्लाइंट्स में से एक के रूप में गिनती करता हूँ। हालांकि वह आदमी डील करने में बहुत आसान नहीं है और एक्सट्रीमली कॉशियस है। मैंने पहली बार जब उसके साथ बिजनेस किया था तो मुझे कुछ लॉसेस हुए थे। ओह, अर्जुन चौहान ने अपनी आईब्राव उठाई। हालांकि सार्त्र उसकी प्रेजेंस में एक टेम कैट जैसा लग रहा था, ऐसी जगह में एक वॉलॉट बनने के लिए वह निस्संदेह रूथलेस और ब्रूटल होगा, जैसा कि ट्रबल के पहले साइन पर अपने सबऑर्डिनेट्स को एग्जीक्यूट करने की उसकी रेडीनेस से दिखाया गया था। सार्त्र के कमांड के तहत हजारों लोग थे, सभी वेल इक्विप्ड, जिससे वह क्षोली में द फैक्टो पावर बन गया था। ये स्ट्राइकिंग था कि कोई अभी भी उसे लॉस सफ़र कर सकता था। आप कल्पना कर सकते हैं, जब एक अंडरग्राउंड आर्म्स डीलर वो मशीन्स वितरित करता है तो यह एक रीजन के बैलेंस को डिस्टर्ब करता है। अगर कोई उसे कंट्रोल कर सकता है तो उनके पास उसके चैनल्स के माध्यम से अधिक रिसोर्सेज तक पहुंचने का एक तरीका है। सरफेस पर हर कोई उसके प्रति पोलाइट है, लेकिन सीन्स के पीछे ऑफिशियल मिलिट्री उसे मारना चाहती है और मेजर वॉलॉर्ड्स उसे विन ओवर करना और कंट्रोल करना चाहते हैं, जिससे उसकी स्थिति बहुत डेंजरस हो जाती है। वह समझ में आता है, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। जो लोग युद्ध से प्रॉफिट करते हैं वे बहुत लाभ उठा सकते हैं, लेकिन रिस्क कोई मजाक नहीं है। एक मिसस्टेप एक वायलेंट डेथ का कारण बन सकता है। वर्तमान में क्षोली में 4 मेजर फैक्शंस को देखते हुए क्या सभी पिछले वॉलॉर्ड्स एक वायलेंट एंड से नहीं मिले थे? क्या उसके तहत बहुत से लोग हैं? नहीं, सार्त्र ने सिर हिलाया। उसकी डेली वेलबीइंग के लिए जिम्मेदार एक टीम के अलावा उसके पास केवल 2 लोग हैं, एक भाई और बहन। पहली बार जब मैंने उसके साथ बिजनेस किया था तो मैं 20 फुली आर्म्ड मैन की एक स्क्वाड लाया था।
गेस वॉट हैपेंड, उनकी देखभाल की गई। सार्त्र ने सिर हिलाया, क्योंकि मैंने डिसआर्म करने से इनकार कर दिया तो भाई और बहन ने एक्ट किया और मेरी स्क्वाड के सभी सदस्यों को मार डाला। इसके अलावा उनके एक्शंस बहुत एफिशिएंट थे, जिससे उनके हथियार लगभग डेकोरेशंस की तरह लगते थे। मुझे पता है कि भारत की मार्शल आर्ट काफ़ी मराक्यूलस है, क्लोज रेंज पर मार्शल आर्ट्स नाइव्स और गन्स से अधिक फॉर्मिडेबल हैं। मुझे संदेह है कि उन्होंने भारत की मार्शल आर्ट सीखी है, या शायद उनके पास सुपर पावर्स हैं। अर्जुन चौहान तुरंत हंसा। ये फॉरेनर्स वास्तव में भारत की मार्शल आर्ट्स को आइडियलाइज्ड करते थे, जबकि यह सच है कि भारत की मार्शल आर्ट्स 10 मीटर रेंज के भीतर पावरफुल है। कई मार्शल आर्ट्स मास्टर्स गन्स को आउटफाइट कर सकते हैं, लेकिन ये वन ऑन वन सर्कमस्टांसेस के तहत है। स्पष्ट रूप से ये भाई और बहन की जोड़ी कोई ऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स नहीं थी। वास्तव में मेरे पास भी सुपर पावर्स हैं, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। सार्त्र की आंखें लिट अप हो गईं। उसने लंबे समय से सस्पेक्टेड किया था कि अर्जुन चौहान के पिता के लोग बस उस भाई और बहन की जोड़ी की तरह सुपर पावर्स रखते थे, अन्यथा उसके पूर्व बॉस को इतने साल पहले कैसे नीचे लिया जा सकता था। श्रीमान अर्जुन, मैं हमेशा भारत के वंडर्स से फैसिनेटेड रहा हूँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपकी सुपर पावर क्या है? मैं सुपर रिच हूँ, सुपर वेल्थी। क्या वह काउंट होता है? सार्त्र ने एक सलन एक्सप्रेशन दिखाया। स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान बस उसे टीज कर रहा था। श्रीमान अर्जुन, अगर आप शूर शार्क से मिलने जा रहे हैं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि आप अभी भी उस मैजिकल बॉडीगार्ड टीम को लाएं, सार्त्र ने सुझाव दिया। वास्तव में वह अर्जुन चौहान के रिएश्योरेंस के बारे में वरीड नहीं था, बल्कि अपनी ओन सेफ्टी के बारे में। अब जब उसने शूर शार्क के साथ बिजनेस किया तो वह अपने मैन को भेजता था, लेकिन एक बार भी उसने जो मैन भेजे थे वे अनहार्म्ड वापस नहीं आए। उदाहरण के लिए, अगर उसने एक डील करने के लिए 10 लोगों को भेजा तो केवल 5 या 6 ही वापस लौटते थे, और बाकी के अधिकांश लगभग हमेशा विभिन्न इनएक्सप्लिकेबल रीजंस के लिए शूर शार्क द्वारा मारे गए थे। लंबे समय तक ऐसी एक वॉर टॉर्न प्लेस में रहने से लोगों का माइंड आसानी से ट्विस्टेड हो सकता है। एक बार जब उन्हें लेजर का एक मोमेंट मिलता है तो वे विभिन्न मीन्स और मेथड्स के माध्यम से अपनी पेंट अप इमोशंस को रिलीज करते हैं। कुछ शराब में खुद को डूबना चुनते हैं, दूसरे एक महिला के पेट पर वेस्ट अवे होते हैं, कुछ कसिनोज में अपना स्ट्रेस वेंट करते हैं, जबकि अन्य अंदर से ट्विस्टेड हो जाते हैं और ओवरपावरिंग मैन में प्लेजर लेते हैं, मेल पर मेल जोड़ते हैं, यहाँ तक कि और भी लोग ब्लडशेड से फैसिनेटेड होते हैं, किलिंग के आदी हो जाते हैं। इस शूर शार्क के 2 मेजर हॉबीज थे, एक पुरुषों के लिए और दूसरा मर्डर के लिए। लकीली सार्त्र काफ़ी अगली था और शूर शार्क के एस्थेटिक में फिट नहीं होता था, अन्यथा उसका क्रिसैंथेमम प्रोबेबली पहली बार जब उसने शूर शार्क के साथ बिजनेस किया था तो ब्लूम हो गया होता। पहली बार जब उसने शूर शार्क के साथ बिजनेस किया था तो उसने प्रॉफिट्स का 20% से अधिक खो दिया। अगर उसने कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया होता तो ये डील किया जा सकता था या नहीं, इसका मामला नहीं होता, बल्कि वह जीवित रह सकता था या नहीं। स्पष्ट रूप से इस बार वह अर्जुन चौहान के साथ जाने वाला था, और अगर अर्जुन चौहान इस शूर शार्क को डोमिनेट कर सकता था तो वह ठीक होगा, लेकिन अगर नहीं तो सार्त्र ने अनुमान लगाया कि वह इस बार भी अनलकी होगा, इसलिए अर्जुन चौहान जितना स्ट्रॉन्गर था उतना ही वह इस पर महसूस करता था। श्रीमान अर्जुन, शूर शार्क के 2 बॉडीगार्ड्स वास्तव में पावरफुल हैं, सार्त्र ने फिर से एम्फेसाइज्ड किया। अब तक शोली क्षेत्र में सभी विभिन्न फोर्सेज ने उसके खिलाफ डजन्स ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस लॉन्च किए हैं। यहाँ तक कि एक समय ऐसा भी था जब एक मिसाइल को सीधे उसके लैब पर फायर किया गया था, जिससे 100 मीटर्स के भीतर का पूरा एरिया रूइंस में चला गया था, फिर भी वह बच निकला। क्या तुम जानते हो कि मेरी सुपर पावर किस में बेस्ट है? अर्जुन चौहान ने सार्त्र के शब्दों को दिल पर नहीं लिया। सार्त्र स्टंट था। क्या वेल्थी होने का मतलब यह नहीं है कि पैसा खरीद सकने वाली हर चीज़ को खरीदने में सक्षम होना, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसा है जिसे तुम पैसे से कभी नहीं खरीद सकते, और वह जीवन है। मेरी सुपर पावर के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि मैं दूसरों के माइंड को बना सकता हूँ, अर्जुन चौहान ने एक हंसी के साथ कहा। चूंकि वे 2 लोग शूर शार्क के बगल में रहने के लिए विलिंग हैं, तो यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह उन्हें वह दे सकता है जो वे चाहते हैं। दूसरे दुनिया के लोगों के लिए पैसा मीनिंगलेस है। जब उनकी फिजिकल फिटनेस ह्यूमैनिटी से परे विकसित होती है तो उनके ब्रेन्स भी इवॉल्व होते हैं, और उनके ब्रेन रीजन्स का विकास कुछ सबसे महान थिंकर्स से पास होता है। अगर वे पैसा बनाना चाहते हैं, चाहे फिजिकल स्किल्स या स्मार्ट्स के माध्यम से, तो यह उनके लिए एक आसान काम है। स्पष्ट रूप से वे पैसे के लिए शूर शार्क के साथ नहीं हैं। ये किसी भी व्यक्ति के लिए ऑब्वियस है जो अपने बैकसाइड के साथ सोच रहा है कि शूर शार्क उन्हें कुछ ऐसा प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए जो उन्हें ह्यूमन एवोल्यूशन में फर्दर एडवांस करने देता है। चलो चलते हैं, मुझे इस शूर शार्क से मिलने ले चलो। कैजुअली कुछ खाने के बाद अर्जुन चौहान ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रख दी। उसके सामने का भोजन शोली क्षेत्र में एक डेलिकेसी माना जा सकता है, लेकिन अर्जुन चौहान के लिए इसे स्वॉलो करना मुश्किल था। लेकिन इसकी कोई मदद नहीं थी।
इस जगह में लोगों का सबसे बड़ा सपना सर्वाइव करना है। डेलिकेसीज उनके लिए एक नेसेसिटी नहीं है, और चॉइस दिए जाने पर अर्जुन चौहान इंस्टेंट नूडल्स खाना पसंद करेगा। ठीक है, मैं आपके लिए शूल शार्क से संपर्क करूंगा। सार्त्र ने तुरंत अपने मैन को शूल शार्क से संपर्क करने की व्यवस्था की। शूल शार्क का ठिकाना बहुत सीक्रेटिव था, और यहाँ तक कि सार्त्र जैसे किसी व्यक्ति को भी उससे संपर्क करने के लिए कुछ बहुत स्पेशल चैनल्स का उपयोग करने की आवश्यकता थी। आधे घंटे बाद सार्त्र के मैन वापस आ गए। जनरल, शूल शार्क के लोग कहते हैं कि डील किया जा सकता है। लोकेशन अलेटो शहर में बोहेमियन बार पर सेट है, और वे आपको ज़्यादा से ज़्यादा केवल एक व्यक्ति को लाने की अनुमति देंगे। बस एक व्यक्ति। सार्त्र मदद नहीं कर सका, लेकिन दीवार को मुक्का मारा। ये शूल शार्क वास्तव में बहुत आगे बढ़ रहा है। नॉर्मली अगर 2 लोग जाते तो एक बार डिसआर्म्ड होने पर वे पूरी तरह से प्रोटेक्शन के बिना होते। श्रीमान अर्जुन, चलो कुछ मैन लेते हैं और उसे मार देते हैं। सार्त्र सब अर्जेंसी था। अगर यह जारी रहा तो सार्त्र भविष्य में शूल शार्क के साथ बिजनेस करने में बस सक्षम नहीं होगा। शूल शार्क की जगह पर केवल एक व्यक्ति के साथ जाने का विचार उसके पास उसके लिए नर्व नहीं था। ये ठीक है, बस हम दोनों फिर, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। हर्ष, तुम यहीं रहो। अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है तो मैं तुमसे संपर्क करूंगा। हाँ श्रीमान अर्जुन, हर्ष ने सिर हिलाया। ये तुम हर्ष की प्रोटेक्शन के लिए यहीं रहो, अर्जुन चौहान ने इंस्ट्रक्टेड किया। श्रीमान अर्जुन, क्या तुम सोचते हो कि तुम मुझे अब जैसा हूं वैसा हरा सकते हो? अर्जुन चौहान ने पलटवार किया। ये उस बयान से टेकन अबैक था। अर्जुन चौहान सिर्फ पौराणिक क्षेत्र के स्तर 3 पर था, और सामान्य परिस्थितियों में ये उसे आसानी से क्रश कर सकता था। लेकिन लास्ट टाइम हुईजी परिवार से उस स्तर 2 का सामना करते हुए अर्जुन चौहान ने ऐसी टेरिफाइंग पावर अनलीश की थी कि वह उसे 1000 टाइम्स ओवर मार सकता था। ठीक है, यह मत सोचो कि मैंने तुम्हें हर्ष पर स्नीकी पीक्स लेते हुए नोटिस नहीं किया है। क्या तुम उसे पसंद करते हो? अर्जुन चौहान ने एक लूट स्माइल के साथ टीज किया। मैं तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बना रहा हूँ। मैं खुद ही इस छोटे से सीन को हैंडल कर सकता हूँ। ये यिन का चेहरा क्रिम्जन हो गया। क्या अर्जुन चौहान ने वह डिस्कवर कर लिया था? उसने हमेशा सोचा था कि वह अपनी फीलिंग्स को वेल कंसील्ड रखता था। दिखावा क्यों करते हो? तुम अंदर से ओवरजॉयड हो, है ना? अर्जुन चौहान ने एक लूट स्माइल के साथ कहा। एक एसयूवी अलेटो शहर में रुक गई। सराउंडिंग कॉन्फ्लिक्ट रिडन एरियाज के विपरीत ये जगह डेजर्ट में एक ओएसिस की तरह थी, न केवल एक मॉडर्न मेट्रोपोलिस बल्कि बसलिंग और लाइवली भी थी। डैम, मैंने सोचा था कि पूरा क्षोली क्षेत्र बेगर शीक स्टाइल में डेक्ड आउट था। अर्जुन चौहान ने मजाक किया। हा, श्रीमान अर्जुन, आपको पता होना चाहिए कि हर किसी को विश्वास करने के लिए कुछ चाहिए, या फिर युद्ध का कोई मीनिंग नहीं है। यहाँ हर वॉरियर के लिए ये जगह स्वर्ग है। जब वे बैटलफील्ड से थक जाते हैं तो वे यहाँ आते हैं। अगर कोई इसे रूइन करने की हिम्मत करता है तो वे क्षोली क्षेत्र में हर किसी के दुश्मन होंगे, सार्त्र ने समझाया। समझ में आता है, अर्जुन चौहान ने सिर हिलाया। ये शॉप ओनर्स ऑर्डिनरी फोक्स नहीं है ना? बेशक नहीं। कुछ स्किल के बिना तुम यहाँ एक स्टॉल भी सेटअप नहीं कर सकते, सार्त्र ने कहा। हम जिस बोहेमियन बार में जा रहे हैं वह रेजीम लीडर्स में से एक का ओन्ड है। बाहर वे युद्ध में हो सकते हैं, लेकिन इस शहर में कोई भी परेशानी पैदा करने की हिम्मत नहीं करता। हालांकि मैंने सुना है कि शूल शार्क का उस लीडर के साथ कुछ कनेक्शंस है। यहाँ बिजनेस करना चुनना उस पर पॉइंट करता लगता है। चलो चलते हैं। अर्जुन चौहान ने एक मास्क और सनग्लासेस पहने और सीधे डीजे म्यूजिक के साथ बार में चला गया। इस शहर में कोई भी अपना असली चेहरा नहीं दिखाता है। आज रात किसी के साथ ड्रिंक करना और कल बैटलफील्ड पर उनका सामना करना काफ़ी पॉसिबल है, इसलिए एक दूसरे को रिकॉग्नाइज नहीं करना बेहतर है। बोहेमियन बार बहुत बड़ा था, भारत में एक छोटे शॉपिंग मॉल के आकार का ऑलमोस्ट, जिसमें विभिन्न प्रकार के बिजनेसेस शामिल थे। यह इन्फ्लुएंसर्स के लिए उनके ट्रेड्स को कॉन्डक्ट करने के लिए एक हॉटस्पॉट था। क्लिक। अर्जुन चौहान ने एक सेल्फी ली और उसे अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। सार्त्र के होंठ इनवॉलंटरी रूप से ट्विच हो गए। बाकी सब यहाँ युद्ध के लिए आते थे और तुम एक टूरिस्ट की तरह एक्ट कर रहे हो। फोटोज ले रहे हो और चेक इन कर रहे हो। तुम इतने रिलैक्स्ड कैसे हो सकते हो? श्रीमान अर्जुन, हम आ गए हैं। अग्रीड लोकेशन के अनुसार उन्हें बाकी तीसरी मंजिल पर एक प्राइवेट रूम में डील करना था। मैं सार्त्र हूँ, शूल शार्क के साथ ट्रेड करने के लिए यहाँ आया हूँ, सार्त्र ने दरवाजे के बाहर दर्जन फुली आर्म्ड मैन से कहा। मैन ने ग्लांसर्स एक्सचेंज किए। ऐसा लगा कि उनके सुपीरियर्स ने उन्हें इस मामले पर ब्रीफ किया था। अपने कपड़े उतारो। एक दर्जन बंदूकें सीधे सार्त्र पर पॉइंटेड थीं। सार्त्र ऐसे सिनारियोज के आदी लगता था। उसने अपने अंडरवेयर तक स्ट्रिप डाउन किया, फिर सामने की ओर चला। फक, अस्टॉनिशिंग बल्ज देखकर अर्जुन चौहान ने एक एनवियस ग्लांस कास्ट किया। नस्लीय प्रतिभा, तुम उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकते।
अर्जुन चौहान ने बड़बड़ाया, मैं बाद में गुरु देवानंद से पूछूंगा कि क्या रसविद्या में ऐसी कोई जड़ी बूटी है जो ऐसा कर सकती है। ही। सैनिकों ने उसके कपड़ों के अंदर और बाहर से जांच कर ली थी और फिर अर्जुन चौहान के सदमे में उन्होंने एकमात्र जगह की तलाशी शुरू कर दी जहां वह संभवतः कोई हथियार छिपा सकता था। धत्तेरे की। अर्जुन चौहान को अचानक मितली महसूस हुई, क्योंकि बिलिबिली वीडियो और कुछ परिष्कृत वाक्यांश उसके दिमाग में भर गए। क्या ये स्वाद थोड़ा ज्यादा भारी नहीं है? क्या वे ऐसी पूरी तरह से जांच के बाद बीमार होने से नहीं डरते? अर्जुन चौहान ने घृणित भाव से देखा। अचानक एक ठंडी बंदूक की नली अर्जुन चौहान की पीठ पर लगी। तुम क्या सोच रहे हो? चलो या चलो, कपड़े उतारो। अर्जुन चौहान ख्यालों में खोया हुआ था और इस कार्रवाई ने अचानक उसके विचारों को बाधित कर दिया। अर्जुन चौहान अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं था। अगर दूसरे उसका सम्मान करते थे तो वह 2 गुना सम्मान वापस देता था। अगर वे उसका सम्मान नहीं करते थे तो वह उन्हें वहीं पर बर्बाद कर देता। यह मत पूछो क्यों, वह बस मनमौजी और सख्त था। क्या तुम जानते हो, मेरे बचपन से लेकर अब तक ये पहली बार है जब किसी ने मेरे सिर पर बंदूक रखी है। ये गुस्सा ऐसा था जैसे गहरी नींद में सोते हुए अचानक जगा दिया गया हो, एक अज्ञात क्रोध जिसने उसके शरीर का तापमान बढ़ा दिया। भारत। गुस्से में अर्जुन चौहान अपनी मातृभाषा में बोल पड़ा। हालांकि सैनिकों को भारत की भाषा समझ नहीं आई, लेकिन वे उसके लहजे से अंदाजा लगा सकते थे, क्योंकि भारत की भाषा का उच्चारण बहुत विशिष्ट था। भारत के लोगों के लिए भी ऐसा ही है। नियमित जांच को छोड़ा नहीं जा सकता। हा, एक भारतीय व्यक्ति। क्या ये सार्थक एक सरदार का जनरल नहीं है? वह हमारे मालिक के साथ व्यापार करने के लिए एक भारतीय व्यक्ति को क्यों ला रहा है? ये पहली बार है जब मैं इस जगह पर एक भारतीय व्यक्ति को देख रहा हूँ। भारत इतनी सुरक्षित जगह है, वे ऐसी जगह पर क्यों आएंगे जहां लोग पलक झपकते ही मारे जाते हैं? बस एक पतला बंदर, मैं एक ही मुक्के में उसके जैसे 10 को मार सकता हूँ। ये भारतीय साथी नर्म और कोमल त्वचा वाला लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह छूने में भी उतना ही कोमल है। हा, क्या हमें मालिक से कहना चाहिए कि इस वाले को हमारे साथ कुछ मजा करने के लिए छोड़ दें? सैनिकों ने वहीं पर बात करना शुरू कर दिया, अपनी अश्लील भाषा को बिल्कुल भी नहीं छिपाया। उनकी नज़रों में अर्जुन चौहान एक कमज़ोर, एक समस्या वाले किशोर के अलावा और कुछ नहीं था। असहयोगी, बंदूक के बद से एक ही वार उसे चीख कर देगा। भारतीय व्यक्ति, तुम क्यों नहीं चल रहे हो? क्या हमें तुम्हारे कपड़े उतारने में मदद करनी चाहिए? और तुम सिर्फ अपना कोट नहीं उतार रहे हो, अपने अंडरवियर भी उतारो। हा, सही है। कौन जानता है कि तुम अपने अंडरवियर में हथियार छिपा रहे हो? मैंने तुम्हारी एक टीवी सीरीज में सुना है, किसी ने तो अपने गुप्तांग में ग्रेनेड भी छिपा रखा था। हम बिना जांच के सुरक्षित महसूस नहीं कर सकते। हिम्मत है तो छू कर दिखाओ, फिर देखो क्या होता है। अर्जुन चौहान ने उनकी उपहास की अनदेखी की और सीधे आगे चला गया। सार्थक पहले ही कपड़े पहन चुका था और जब उसने अर्जुन चौहान के चेहरे पर वह भाव देखा तो वह समझ गया कि मुसीबत आने वाली है। जहां तक इस जगह के लोगों का सवाल था, ऐसी नियमित जांच बहुत सामान्य थी। अगर कोई अनजान व्यक्ति सार्थक से मिलना चाहता था तो वह सुरक्षा के लिए इस तरीके का उपयोग करता था जिसमें उसे कुछ भी गलत नहीं लगता था। लेकिन स्पष्ट रूप से अर्जुन चौहान इस जांच के तरीके को बिल्कुल भी स्वीकार करने में असमर्थ था। अब तक सबसे भयानक जांच जो उसने करवाई थी वह कॉलेज प्रवेश परीक्षा के दौरान शारीरिक जांच थी। तब लड़कों का एक समूह डॉक्टरों द्वारा जांच करवाने के लिए नग्न हो जाता था, जिससे एक बड़ा सामाजिक मृत्यु दृश्य बन जाता था। तब से उसने खुद से कसम खाई थी, खुद और अपनी प्रेमिका के अलावा कोई भी उसे अपनी पैंट फिर कभी नहीं उतरवाएगा। तुम्हें बेहतर होगा कि तुम जाकर पहले अपने मालिक से पूछो, क्या उसके पास मुझे जांचने की योग्यता और हिम्मत है? हा, तुम छोकरे, तुम खुद को क्या समझते हो? सैनिकों ने हंसते हुए कहा, इस जगह में अगर तुम संयुक्त राष्ट्र के महासचिव भी हो तो भी तुम्हें पालन करना होगा। चूंकि तुम खुद कपड़े नहीं उतारना चाहते तो हमें इसमें तुम्हारी मदद करनी होगी। मैं देखना चाहूंगा कि कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। अर्जुन चौहान की आंखों में एक तीखी चमक आए। हा, वह कहता है कि हम हिम्मत नहीं करते। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो हम करने की हिम्मत न करें। 2 सैनिकों ने अपनी बंदूकें नीचे रखीं और अर्जुन चौहान की तरफ हाथ बढ़ाया। दोनों सैनिक 190 सेंटीमीटर से ज्यादा लंबे थे और लोहे जैसी मांसपेशियों से ढके हुए थे। उनकी नज़र में अर्जुन चौहान का शरीर एक चूजे के बराबर था, वे उसे सिर्फ एक निचोड़ से कुचल सकते थे। कड़क हड्डियों के टूटने की एक तीखी आवाज के साथ 2 चीखें तुरंत पूरे फ्लोर पर भर गईं। उन 2 सैनिकों की कलाई वास्तव में अर्जुन चौहान ने तोड़ दी थी। उनकी तीखी हड्डियां मांसपेशियों और त्वचा के माध्यम से बाहर निकल आईं, हवा में उजागर हो गईं और खून की गंध तुरंत पूरे क्षेत्र में भर गई। मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। अर्जुन चौहान ने अपनी 5 उंगलियां फैलाईं, उसके हाथ पर लगा कुछ खून हवा में वाष्पित हो गया। वे यहाँ व्यापार करने नहीं आए हैं, वे मालिक को नुकसान पहुंचाने आए हैं। उन्हें मार डालो, बस उन्हें मार डालो।
बाकी दर्जन भर सैनिकों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उनकी बंदूक की नली एक पल में अर्जुन चौहान की तरफ हो गई। सार्थक डर के मारे लगभग सदमे में आ गया था। क्या उसने बंदूकें पकड़े हुए कई लोगों को नहीं देखा था? क्या भारत में एक पुरानी कहावत नहीं है कि एक महान व्यक्ति खींच सकता है और झुक सकता है? वे दूसरों के साथ थोड़ा सा क्यों नहीं चल सकते? अगर तुम वास्तव में बल का उपयोग करने की योजना बना रहे थे तो शुरुआत से ही अपने परिवार के उन प्रभावशाली लोगों को क्यों नहीं लाए? तुम्हारे पास महाशक्तियां हैं, है ना? इन जानलेवा अपराधियों के खिलाफ क्या तुम्हारी महाशक्तियां किसी काम की हैं? मैं तुम्हारे साथ एक शर्त लगाता हूं। अर्जुन चौहान ने एक रहस्यमय मुस्कान दी। मैं शर्त लगाता हूं कि तुम्हारी बंदूकों में कोई गोली नहीं है। हा, भारतीय आदमी, तुम मौत को बुला रहे हो। एक सैनिक ने ट्रिगर दबाया। तुम हार गए और तुम्हारी जान कीमत है। क्लिक। बंदूक नहीं चली, केवल फायरिंग पिन की आवाज सुनाई दी। ये कैसे संभव है? अपराधी दंग रह गए। उनके लिए बंदूकें सबसे भरोसेमंद साथी थीं। ये सुनिश्चित करने के लिए कि वे खतरे में गोली चला सकें, उनकी बंदूकें लगभग हमेशा भरी रहती थीं, यहाँ तक कि सुरक्षा भी बंद रहती थी। इस हद तक कि हर दिन सैकड़ों लोग इस जगह पर आकस्मिक गोलीबारी से मर जाते थे। लेकिन गोलियां नहीं चला पाना इस जगह में निश्चित रूप से मौत की सज़ा थी। यहाँ तक कि नौसिखिए भी ऐसी घातक गलती नहीं करेंगे। जब उन्होंने अपनी बंदूकों की जांच की तो बारूद के साथ मिली लोहे की छीलन उनके बैरल से बाहर गिर गई, जैसे किसी रहस्यमय शक्ति ने उनकी गोलियों को पाउडर में पीस दिया हो। ये कैसे संभव है? सभी चौंक गए और अर्जुन चौहान के लिए उनका पिछला तिरस्कार गायब हो गया। क्या ये भारतीय आदमी एक जादूगर था? मैं तुम्हें मेरे साथ असभ्य होने के लिए दोष नहीं देता। आखिरकार तुम सब बस काम कर रहे हो। अर्जुन चौहान का गुस्सा कुछ कम हो गया था और अब वह कुछ मजा ढूंढ रहा था। ओह, मुझे तुमसे कुछ पूछने दो, अर्जुन चौहान ने कहा। तुम यहाँ उस कंटीला मछली के लिए काम कर रहे हो, वह तुम्हें साल में कितना भुगतान करता है? श्रीमान अर्जुन, वह कंटीला मछली है, न कि शार्क बिच। सार्थक ने उसे सही किया। सभी सवाल से चकित थे। मुझे परवाह नहीं है कि कंटीला मछली तुम्हें कितना भुगतान करता है, मैं तुम्हें इसका दोगुना दूंगा, अर्जुन चौहान ने कहा। आज से तुम मेरे लिए काम करते हो। क्या तुम गंभीर हो? एक भाड़े के सैनिक ने तुरंत पूछा। हमारा मालिक हमें एक महीने में $1,00,000 का भुगतान करता है। क्या तुम हमें $2,00,000 दे सकते हो? धत, इतना सस्ता? अर्जुन चौहान ने इन भाड़े के सैनिकों को महंगा सोचा था। केवल एक महीने में $1,00,000 सस्ता? कुछ चौंक गए। वे पहले से ही यहाँ काफी प्रभावशाली भाड़े के सैनिक थे। सामान्य भाड़े के सैनिक ज्यादा से ज्यादा 20 से 30 हजार अमेरिकी डॉलर प्रति माह कमाते थे और उस पर काम करने के लिए बहुत सारे लोग तैयार थे। $1,00,000 पहले से ही एक खगोलीय राशि थी और उनकी नज़रों में उनकी जान वास्तव में उतनी लायक नहीं थी। अगर तुम काम करने के लिए तैयार हो तो मैं तुम्हें इसका 5 गुना दूंगा। यह 1 साल का वेतन अग्रिम में दिया गया है। अर्जुन चौहान ने अपने कपड़ों में हाथ डाला और जांच की मेज पर मुट्ठी भर हीरे रखे। इनमें से प्रत्येक हीरा कई कैरेट का था, जिसमें एक की कीमत लाखों या यहाँ तक कि करोड़ों अमेरिकी डॉलर तक पहुंच सकती थी। कम से कम उस मुट्ठी में 100 से ज्यादा ऐसे हीरे थे और उनका मूल्य 100 मिलियन से ज्यादा हो सकता था। भारत में हमारे यहाँ वफादारी साबित करने के बारे में एक कहावत है। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम पर भरोसा करूं तो तुम्हें पहले अपनी वफादारी दिखानी होगी। तुम क्या चाहते हो? जब तक तुम्हारे पास हीरे हैं, हम तुम्हारे लिए किसी को भी मार सकते हैं। ये भाड़े के सैनिकों का सिद्धांत था, पैसे के प्रति वफादार, लोगों के प्रति नहीं। अर्जुन चौहान ने टूटी हुई कलाइयों वाले 2 भाड़े के सैनिकों की तरफ इशारा किया और कहा, सबसे पहले एक नियमित जांच के लिए उनकी पैंट उतारो। भाड़े के सैनिकों का व्यापार काफी शुद्ध है। अपने सिर को अपनी बेल्ट पर रखो और जब तक तुम मुझे भुगतान करते हो, मैं वह सब करूंगा जो तुम कहोगे, उसे मारूंगा जिसे तुम मुझे मारने को कहोगे। अगर तुम नहीं मरते तो तुम अमीर हो जाते हो, अगर तुम मर जाते हो तो तुम मर जाते हो। इस जगह में कुछ सालों तक सक्रिय रहने वाले आमतौर पर कुछ मिलियन या यहाँ तक कि दसियों मिलियन अमेरिकी डॉलर के साथ चले जाते हैं और फिर खुशहाल अमीर पुरुषों के रूप में अपना जीवन बिताते हैं। जोखिम के बारे में, किसी के लिए भी काम करने में जोखिम शामिल होता है। यहाँ तक कि ऐसी जगह में शौच करना भी तुम्हें अपने बगल के शौचालय में एक ग्रेनेड दिला सकता है। पूर्ण सुरक्षा मौजूद नहीं है। तो उनके लिए जो ज्यादा भुगतान करता है वे उसी के साथ काम करेंगे और इस तरह वे इस घोर निंदित जगह से बाहर निकलने के लिए तुरंत पर्याप्त पैसा बचा सकते हैं। कंटीला मछली के साथ जाने पर उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्राप्त करने में 5 या 6 साल लग सकते हैं, लेकिन अगर उनका वेतन 2 गुना हो जाता है तो वे उस समय को 80% तक कम कर सकते हैं, जो उनके लिए बहुत आकर्षक है। हम तैयार हैं। एक भाड़े के सैनिक ने तुरंत अपनी बंदूक फेंक दी। उसकी आंखें हत्यारे इरादे से भर गईं क्योंकि वह उन 2 भाड़े के सैनिकों के पास पहुंचा जिनकी बाहें टूट गई थीं। अपनी बाहें खोने के बाद उनकी युद्ध क्षमता लगभग आधी हो गई थी। भाड़े के सैनिकों के बीच शारीरिक फिटनेस और युद्ध कौशल में बहुत कम अंतर के साथ इस स्थिति में उनके पास विरोध करने का कोई मौका नहीं था। लुसियस,
हम 3 साल से कंधा मिलाकर लड़े हैं भाई, तुम ऐसा नहीं कर सकते। एक भाड़े का सैनिक पीछे हट गया, अपनी टूटी हुई बाहों से अपनी पैंट को बचाने की कोशिश कर रहा था। हा 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 भाई, माफ करना, इस जगह में केवल पैसा है, भाई नहीं। लुसियस, भाड़े के सैनिक, ने हंसा। अगर मैं अभी घायल होता तो मुझे लगता है कि तुम निश्चित रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के हीरे चुनते, है ना? उन शब्दों ने घायल भाड़े के सैनिक को अवाक कर दिया। सच कहूं तो वे सभी पैसे कमाने के लिए इस युद्ध के मैदान में आए थे। अगर हितों का टकराव न होता तो वे एक दूसरे की मदद करने के लिए तैयार होते, क्योंकि साथी कभी कभी उनकी जान बचा सकते थे। लेकिन तथाकथित भाईचारे और हीरों के बीच एक विकल्प का सामना करने पर वह बिना किसी हिचकिचाहट के निश्चित रूप से हीरे चुनता। देखो, तुम हिचकिचाए। अपने घायल साथी का भाव देखकर लुसियस ने एक क्रूर मुस्कान दी। अगर उसके दिल में पहले कोई अपराध बोध था तो अब वह पूरी तरह से चला गया था। चप। लुसियस ने अपने पूर्व साथी को जमीन पर पलटने में संकोच नहीं किया, उसके कपड़े उतारना शुरू कर दिया। क्या तुम लोगों को पैसे नहीं चाहिए? अर्जुन चौहान ने एक ठंडी हंसी के साथ दूसरों से पूछा। मेरी माफी, क्या हीरे आकर्षक नहीं हैं? मैं छोड़ता हूँ। $1 लाख के ऊपर $5 लाख केवल एक मूर्खीबाद वाले को चुनेगा। एक के नेतृत्व करने के साथ बाकी ने कोई मनोवैज्ञानिक बोझ महसूस नहीं किया और कई मजबूत आदमी अकथनीय कार्य करने लगे। धत, गुलाबी अंडरवियर, ये किस तरह का विकार है? और स्ट्रॉबेरी के साथ? अर्जुन चौहान ने एक घृणित चेहरा बनाया। क्या युद्ध के तनाव में लोग इतने अजीब हो जाते हैं? हे भगवान, इतना छोटा, क्या वह अफ्रीकी नहीं है? वह पूरी अफ्रीकी आबादी को निराश कर रहा है। ... हर कोई, अच्छी तरह से जांच करो, अंदर और बाहर, कोई भी जगह मत छोड़ो। हर जगह मत छुओ। ... ये तस्वीर बहुत खूबसूरत है, मैं शायद ही देख सकता हूँ। अर्जुन चौहान चुपचाप चला गया, ये सोचकर कि उसे इस दृश्य के कुछ सेकंड को देखने से उबरने में 1 साल लग सकता है। यहाँ तक कि सार्थक, जिसने कई बड़े और छोटे दृश्य देखे थे, इस जबरन समलैंगिकता के तमाशे को अपनी समझ से परे पाया। क्या ये पैसे की शक्ति है? सार्थक को स्वीकार करना पड़ा, पैसा होना वास्तव में एक महाशक्ति होने जैसा था, लेकिन निश्चित रूप से यह अपनी संपत्ति की अच्छी तरह से रक्षा करने पर आधारित था। उसका मानना था कि अगर अर्जुन चौहान ने अभी अभी वह विश्वसनीय, लगभग जादुई पैंतरेबाजी नहीं दिखाई होती, तो एक बार जब वह हीरे निकाल लेता तो ये भाड़े के सैनिक पहले ही मौके पर उसे छलनी कर देते। कुछ मिनट बाद केवल 2 भाड़े के सैनिक बचे थे, अपने कपड़े पकड़े हुए और एक कोने में मुड़े हुए, अजीब तरह से उन युवा लड़कों की याद दिलाते थे जिनका अभी अभी उल्लंघन किया गया था। जहां तक बाकी का सवाल था, वे सभी अर्जुन चौहान के सामने सम्मानपूर्वक खड़े थे, लेकिन उनकी नज़रें कभी भी हीरो से नहीं हटीं। मैं, अर्जुन चौहान, अपना वचन रखता हूँ। मैं तुम्हें इन हीरों के लिए 1 साल तक मेरी सेवा करने के लिए नहीं कहूँगा। तुम्हें केवल तब तक मेरी सेवा करने की ज़रूरत है जब तक मैं काशी नहीं छोड़ देता, और फिर हमारा अनुबंध खत्म हो जाएगा, उसने कहा। बॉस, आप यहाँ कब तक रहने की योजना बना रहे हैं? एक भाड़े के सैनिक ने अर्जुन चौहान को संबोधित करने का तरीका बदल दिया, पूछा। अधिकतम 3 दिन, अर्जुन चौहान ने कहा। यहाँ बारूद की गंध मुझे बहुत असहज करती है। भारत बहुत बेहतर है। मुझे डर है कि अगर मैं बहुत देर तक रहा तो मैं असामान्य हो जाऊंगा। 3 दिन। उन्होंने सोचा था कि अर्जुन चौहान महीनों तक रहेंगे, लेकिन सिर्फ 3 दिनों में वे $5 मिलियन अमेरिकी डॉलर से ज्यादा कमा लेंगे। 1 साल तक संघर्ष करके सिर्फ $1 मिलियन से ज्यादा कमाने से कहीं ज्यादा आकर्षक। लुसियस को धोखा देने के बारे में। पुरुष धन के लिए मरते हैं जैसे पक्षी भोजन के लिए मरते हैं। भले ही लुसियस के पास 2 असाधारण अंगरक्षक थे, उनका मानना था कि अर्जुन चौहान का कलरिपेटू किसी से कम नहीं था। उनमें से किसी ने भी किसी को कुछ मीटर की दूरी से उनकी मैगजीन में गोलियों को कुचलते हुए नहीं देखा था। ये निश्चित रूप से भारत के मार्शल कलाकारों की पौराणिक प्राण शक्ति होनी चाहिए। बॉस, हम इन 3 दिनों के लिए आपके सबसे वफादार अंगरक्षक होंगे। बिल्कुल, अगर आप हमें अभी काशी के सरकारी मुख्यालय पर हमला करने के लिए भी कहते हैं तो भी हम पलक नहीं झपकाएंगे। अच्छा, अर्जुन चौहान ने संतुष्टि में सिर हिलाया। अब मेरे साथ चलो लुसियस से मिलने। हाँ बॉस। दर्जन भर भाड़े के सैनिकों ने हीरे बांट लिए और उन्हें उत्साहपूर्वक अपने पैक में भर लिया। फिर उन्होंने बहुत गंभीर भाव से जल्दी से अपने कपड़े बदल लिए, पूरी तरह से जानते हुए कि लुसियस के इलाके में प्रवेश करना आसान नहीं था। कैसा रहा? क्या मेरी खर्च करने की शक्ति प्रभावशाली है? अर्जुन चौहान मुस्कुराया और सार्थक की तरफ देखा। आप वास्तव में कुछ खास हैं, श्रीमान अर्जुन। सार्थक ने ऐसा परिदृश्य कभी नहीं देखा था। बस यूं ही लाखों, यहाँ तक कि करोड़ों अमेरिकी डॉलर के हीरे निकालना, यह एक साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता था। वह अर्जुन चौहान के पीठ पर रखे बैग को फिर से देखने से खुद को रोक नहीं पाया। उसे आश्चर्य हुआ कि अंदर और कितने हीरे थे। आश्चर्य करने की जरूरत नहीं है, अर्जुन चौहान ने एक मुस्कान के साथ कहा। मेरे पास दुनिया की कुछ सबसे बड़ी हीरे की खदानें हैं। तुम्हें मेरे हीरों को कई 100 ट्रकों में ले जाने की जरूरत हो सकती है। सार्थक ने गहरी सांस ली।
धन और शक्ति का ऐसा प्रदर्शन वास्तव में भयावह था। बार की तीसरी मंजिल पर एक कमरे में 30 के दशक का एक गोरा आदमी एक सोफे पर लेटा हुआ था, कई हॉट बॉडी वाली महिलाओं को नाचते हुए देख रहा था। हालांकि उसकी आंखों में ज्यादा जुनून नहीं था, केवल दो चीजें थीं जिनमें उसकी रुचि थी, अमेरिकी डॉलर और आकर्षक पुरुष। बॉस, वह सार्थक जल्द ही पहुंच जाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वह हमारे साथ कितना बड़ा सौदा कर सकता है, सार्थक के बगल में बंदूक साफ करते हुए एक गंजे मांसपेशियों वाले आदमी ने कहा। बॉस, इस लेन देन के लिए हमारी मांगें इतनी सख्त हैं, मुझे आश्चर्य है कि क्या यह उसे किनारे पर धकेल देगा, एक और अधीनस्थ ने टिप्पणी की। हा, अगर ऐसा होता है तो क्या? उसे एहसास होना चाहिए कि वह मुझसे हथियार खरीदने की भीख मांग रहा है, न कि दूसरा रास्ता, लुसियस ने कहा। अगर वह खेलने से इनकार करता है तो मैं सुनिश्चित कर सकता हूं कि वह काशी में किसी भी हथियार डीलर से एक भी गोली नहीं खरीद पाएगा। मुझे आश्चर्य है कि इस बार वह जिन लोगों को ला रहा है वे कुछ ज्यादा नाजुक होंगे। लुसियस ने अपने होंठ चाटे। यहाँ के लोगों से घिनौने पसीने या खून की बदबू आती है। अगर कोई अच्छा मांस है तो उसे सौदे के बाद हमारे साथ रहने दो। हा, बॉस, क्या हम भाई भी थोड़ा मजा ले सकते हैं? हा, धड़ाम, एक जोरदार आवाज उठी क्योंकि सैकड़ों पाउंड का भारी धातु का दरवाजा लात मारकर उड़ गया। अर्जुन चौहान, जो दरवाजे तक पहुंच गया था, ने अभी अभी उनकी बातचीत सुनी थी। सार्थक उसे अकेला लाया था और उनकी बात से वे उसे नुकसान पहुंचाने का इरादा रखते थे। क्या उसे इसे बर्दाश्त करना चाहिए था? धूल बैठ गई और उनके सामने आकस्मिक कपड़ों में एक एशियाई युवक खड़ा था। अगर तुम आज मुझे छूट नहीं देते तो कोई भी यहां से बाहर नहीं निकल पाएगा, उसने घोषणा की।